अच्छा, आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। डॉक्यूमेंट एसएपी के अंदर जब हम एक इनवॉइस पंच करते हैं, पहले हम एक इनवॉइस पंच करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम ना देखते हैं कि किस तरह से जो है ना ये जो एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा उसके ऊपर हम किस तरह से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और उनको किस तरह से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी हमारे पास, अच्छा ये देखें ना, अच्छा ये देखें, अभी मैंने जब चलाया, अभी मैंने लॉग इन ही किया है तो एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई, FB50। ये राइट साइड पे ना नीचे यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कोड आ रहा है। ये कैसे होता है कि जब आप ये सेटिंग के अंदर ना यहाँ पे ये सेट स्टार्ट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन, ये देखें किसी ने लिखी हुई है, यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन डाल देंगे ना तो यूं ही आप लॉग इन करेंगे ना सिस्टम में तो वो स्क्रीन खुल जाएगी। अगर आपका कोई एंड यूजर है, आपने उसको यूजर नेम दिया हुआ है और आपको पता है कि ये कोई इतना ज्यादा मतलब है कि लायक नहीं है या इसने एक ही स्क्रीन के अंदर काम करना है, तो आप उसको वो सेट स्टार्ट ट्रांजैक्शन के अंदर वो ट्रांजैक्शन को डाल दें। उसको एग्जीक्यूट भी नहीं करना पड़ेगा, फेवरेट्स के अंदर भी नहीं देखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और वह डायरेक्ट जाके सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाया करेगा। इसको मैं खत्म कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, अकाउंटिंग, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और अभी हम एक वेंडर की चलें करते हैं, फिर कस्टमर की कर लेंगे और फिर देखते हैं अकाउंट्स पेएबल। अब हमने एक डॉक्यूमेंट एंटर करना है तो इसलिए फिर हम किस में आएंगे, डॉक्यूमेंट एंट्री कर। जब आप डॉक्यूमेंट एंटर कर लेते हैं उसके बाद जो कुछ भी आपने डॉक्यूमेंट के साथ करना होता है वो फिर आप डॉक्यूमेंट के फोल्डर में आके करते हैं। इनिशियली जो है वो आपने डॉक्यूमेंट एंट्री में आना है। और ये पहले ही एक ट्रांजैक्शन कोड है FB60, ये इनवॉइस, इसके अंदर हम करेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे कि ये बाकी स्क्रीनों के अंदर हम किस तरह से जो है ना वो एंट्री कर सकते हैं। अब हम अकाउंट्स पेएबल या वेंडर की एक ट्रांजैक्शन जो है वो एंटर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वेंडर ने हमें चीजें सप्लाई कर दी, हाँ वो उसकी ना वो हमें एक इनवाइस उसने भेजी कि ये मैंने आपको चीजें दे दी हैं तो अब आप मुझे इसकी पेमेंट करें। ये ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें अगर आप देखें इस स्क्रीन में तो यहाँ पे वेंडर आ रहा है, इससे नीचे इनवाइस डेट आ रही है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो स्क्रीन है जो आपके सामने खुली है, क्या ये आपकी कंपनी कोड के लिए बनी हुई है, कॉन्फ़िगर हुई हुई है या नहीं हुई। तो अभी आप ऊपर अगर देखें लिखा हुआ है एंटर वेंडर इनवाइस कंपनी कोड 555I। इसका मतलब है, या थोड़ा सा ये हेडर के अंदर भी अगर आप स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ आ रहा है कंपनी कोड, ये देखेंगे 555I इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। ये इस कंपनी कोड के लिए इस वक्त ये सेट है। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन इंटर करेंगे तो वो सिस्टम आपको नहीं करने देगा। आपकी कंपनी कोड के लिए 555I के लिए करेंगे तो वो ओके, फिर तो कोई मसला नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि ये आप कंपनी कोड में जाएं, ऊपर एक बटन आ रहा है ट्री ऑन के साथ कंपनी कोड है, और इसके अंदर जो है ना वो आप अपना कंपनी कोड नंबर लिख लें। अच्छा एक ये देखें, एक और चीज इसी बहाने आप देख लें कि जब मैंने ये कंपनी कोड की फील्ड में आया तो यहाँ पे मैंने इसको मिटाया नहीं है। मैंने ये नहीं किया कि मैं इसको मिटाऊं, बल्कि मैंने यहाँ से अगर मैं लिखना शुरू कर दूं 1101 तो वो उसको ओवर राइट कर रहा है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि मैं मिटाऊं ना ओवर राइट करूं, या आप चाहते हैं कि मैं जब भी किसी जगह पे इंटर करूं तो मैं मिटाऊं पहले और फिर ओवर राइट करूं, तो उसमें क्या होगा। उसके लिए अगर आप ये राइट साइड पे ये नीचे देखें तो ये एक ओवर लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसको एक दफा क्लिक करेंगे तो अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है INS यानी कि इंसर्ट, फिर इसको दबाएंगे तो ये ओवर आ रहा है। अगर मैं इसको INS कर दूं
अब अगर मैं कंपनी कोड का बटन दबाऊं तो अब ये देखें इसने उसको सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं अगर यहाँ पे लिखना शुरू करूं तो ये मुझे लिखने नहीं दे रहा। ये कह रहा है मैंने इंसर्ट करना है, तो उसके लिए पहले आप डाटा को हटाएं। तो मैं पहले ये सारा डाटा हटाऊंगा, अब मैं जो है ना कुछ लिख सकता हूँ। अगर मैं ये लिखता हूँ तो अब इसने ओके कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि स्क्रीन के ऊपर आपका बिहेवियर किस तरह आप इसको सेट करते हैं। अगर आप INS को दोबारा दबा दें, ये ओवर हो जाएगा और दोबारा जो है अब ओवर राइटिंग करेगा। कंपनी कोड सर ये ऑप्शन किस में गए हैं, थोड़ा सा ये बताएं। ये राइट साइड पे नीचे जो है ना, ये ओवर एक लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? राइट साइड पे नीचे, राइट साइड पे नीचे OVR लिखा आ रहा है, ये जिधर मेरा माउस है ना इस वक्त। जी जी अगर मैं इसको एक दफा दबाऊं ना तो अब ये देखिए OVR की जगह आ गया INS। सही है। ये आपके ना कीबोर्ड के ऊपर भी एक बटन होता है, उसका नाम है INS, ऊपर लिखा होगा इंसर्ट। ऊपर जो फंक्शन जी कीज है ना, फंक्शन जी की जी F11 F12, उसके साथ ही होगा एक बटन होगा प्रिंट स्क्रीन का, और उसके साथ ही जी वो इंसर्ट का भी लिखा होता है। जी जी उसको भी अगर आप दबाएं तो तब भी ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। जरूरी नहीं होता कि आप इधर से करें, आप उसको भी यूज कर सकते ठीक है। आज हम वैसे कर क्या रहे हैं, हैं। थोड़ा आज सा हम ये तो इनवॉइस को इंटर करेंगे। अब ठीक हमारी है। तकरीबन कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए हमें कौन सी ऑप्शन में जाना था? शुरू से थोड़ी सी वो हैंग हुई हुई थी मेरे पास वीडियो, अच्छा बैक से थोड़ा सा बताएं हम आए किस ऑप्शन में। इसके लिए आप अकाउंटिंग में आएंगे, नॉर्मल वाली में, नॉर्मल एंट्री वाली। वाली में। हाँ, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी आपने आज SPRO में अभी नहीं जाना। ठीक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को खोलें, यानी कि अब आप आज FI का काम शुरू करेंगे। इससे पहले जितना भी हमने काम किया पिछले 8-10 दिनों में, वो हमने जी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन की, लैंडस्केप तैयार किया सारा कि ठीक है हमारी कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अभी मजीद जो है वो वक्त के साथ साथ, ये नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया है। हर स्क्रीन के अंदर जब हम काम करेंगे तो उसकी बैकएंड पे हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और अपनी मर्जी से फिर भी वहां पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मेन कंपोनेंट्स के हवाले से। जब कभी हम ये फिक्स एसेट के अंदर जाएंगे तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फिर अलहदा से उसमें आती है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इनिशियली जो है वो हम तकरीबन जो है ना वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हमारा काम हो गया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अगर हमने वेंडर की इनवॉइस इंटर करनी है तो फिर हम अकाउंट्स पेएबल, अगर कस्टमर की करनी है तो अकाउंट रिसीवेबल, और अगर जस्ट आपने लेजर्स इंटर करनी है जिसमें एक आपका जनरल लेजर जो है वो डेबिट हो रहा हो, एक जनरल लेजर क्रेडिट हो रहा हो। फर्ज करें आप एक एंट्री करते हैं मसलन वेंडर टू, सॉरी वेंडर टू कैश नहीं, सैलरी टू कैश, आप एक एक्सपेंस की एक एंट्री करते हैं, एक जनरल एंट्री जो है जिसको हम कहते हैं, इसको ये जनरल कहते हैं या जनरल दूसरा वाला कहते हैं? जनरल एंट्री ये जो है, यू आ रहा है, हाँ जी तो यही कहते उसमें आप कहते हैं कि जी फर्ज करेंगे सैलरीज, वो आप यहाँ पे उसको 100 रुपये से डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरी तरफ बैंक या कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये जो एंट्री है इसमें आपका कोई सप्लायर कोई वेंडर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो जनरल सी एंट्री है जिसमें एक आपका GL जो है जनरल लेजर जो है वो डेबिट हो रहा है, एक जनरल लेजर जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी एंट्री करने के लिए आपने यहाँ पे जनरल लेजर के अंदर आना है। लेकिन अगर कोई आपका जो है, अगर आपने कोई टेंडर किया बाजार में, या आप बाजार से गए और वहां से कुछ चीजें खरीद ली किसी दुकानदार से, अब आपने उस बंदे को पेमेंट करनी है, तो अगर आपने खरीदी है तो वो जो खरीदी है तो वो बंदा आपके लिए क्या होगा, सप्लायर होगा या वेंडर होगा। तो उस सूरत में जब आपने एंट्री करेंगे तो जो चीजें आपने जिस मद में ली हैं, फर्ज कर लें कि आपने उससे कोई स्टेशनरी ली है, तो आप क्या करेंगे, स्टेशनरी का हेड जो है, स्टेशनरी अगर आपने 100 रुपए की लिया तो वो डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, वो जो सप्लायर है, शॉपकीपर है, उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
तो ये जो शॉपकीपर है ये कौन हो गया, ये आपका सप्लायर हो गया या वेंडर हो गया। तो अगर आपने ये वाली एंट्री करनी है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जनरल लेजर में नहीं आना बल्कि फिर किस में आना है, अकाउंट्स पेबल में आना है। और बिल्कुल इसके उल्ट में अगर हम बात करें कि अगर आपने कोई चीज सेल कर दी किसी बंदे को, अपनी दुकान से, अपनी कंपनी से, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या जो भी है प्रोडक्शन कंपनी है, आपने कोई चीज सेल की किसी बंदे को, तो वो जो बंदा है वो क्या होगा, वो कस्टमर होगा। तो उस सूरत में आपने जब सेल करते हैं तो आपका कस्टमर जो होता है वो क्या होता है, आपका एसेट है। कस्टमर हो गया या अकाउंट्स, जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, उसको आप क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे 100 रुपए से। और जो आपकी सेल है, सेल क्या होती है, वो आपकी क्या है, इनकम है, ठीक है। वो क्या होगी, वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। या आपका कोई भी स्टॉक जो है, फर्ज करें सेल हम नहीं लिखते या स्टॉक लिख लेते हैं, उसको हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका स्टॉक कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जब आप सेल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने स्टॉक में से कोई चीज निकाल के किसी को दे रहे हैं, आप अपना स्टॉक रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब भी कोई आपकी चीज रिड्यूस होती है या आपकी इनकम इंक्रीज होती है, तो आप क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। और आपका जो अकाउंट्स रिसीवेबल है, यानी कि जो एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने उनसे पैसे लेने हैं, तो आपने क्या करना होता है, उसको डेबिट कर देना। ये हमने मेरे ख्याल से किसी जगह पे डिस्कस किया था, ये जो है अकाउंट रिसीवेबल, पेबल, एसेट्स और एक्सपेंस को, जी, जब पहले बिजनेस पार्टनर बनाया था तब किया था। के चार ही टोटल जो हैं वो ये वाली, हाँ ये देखें ना, ये बिल्कुल हमने, ये जो है हमने क्या कहा था कि जब भी हमारा रेवेन्यू जो है, ये रेवेन्यू का मतलब क्या, इनकम इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और सेम इसी तरह जब हमारा एसेट जो है या स्टॉक जो है या जो भी, ये जब कम हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तो तब भी हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सेम इसी फार्मूले पे जो होती हैं ये जनरल एंट्रीज जो होती हैं ये बनाई जाती हैं और अकाउंट्स के अंदर जो है ना वो एंटर होती हैं। तो उस सूरत में आपने क्या करना होता है, फिर आपने अकाउंट रिसीवेबल के अंदर एंट्री करनी है। इस वक्त चूंकि हम सप्लायर की एंट्री कर रहे हैं या अकाउंट्स पेबल की एंट्री कर रहे हैं, तो या वेंडर की एंट्री कर रहे हैं, हमने किसी दुकानदार से कोई चीज ले ली या हमने कोई टेंडर किया और वो किसी बंदे ने टेंडर विन कर लिया और हमने कहा कि ये चीजें सप्लाई कर दो, उसने सप्लाई करने के बाद हमें इनवॉइस दे दी। अब हमने वो इनवॉइस जो है ना वो सिस्टम में एंटर करनी है। उसके लिए हम किस पे आएंगे, अकाउंट्स पेबल के अंदर। और अकाउंट्स पेबल के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा फोल्डर हैं, जिनमें से एक मास्टर रिकॉर्ड भी है जिसके अंदर आप वो वेंडर का मास्टर रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उसके अंदर एक पहला फोल्डर आ जाता है डॉक्यूमेंट एंट्री का, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट एंटर करना है। तो जब आप डॉक्यूमेंट एंटर करेंगे, फर्स्ट इनवाइस एंटर करेंगे, फिर तो आप ये वाली फोल्डर खोलेंगे। लेकिन एंटर करने के, सेव करने के बाद फिर उस डॉक्यूमेंट के साथ जो कुछ करना है, फिर आपने ये डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर आ जाना है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं उसको। ये देखें, ये रिवर्स है का फोल्डर है, उसके अंदर ही रिवर्स कर सकते हैं। कोई उसको स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन हैं, मोर फंक्शंस के अंदर आप आ जाएं तो उसको प्रिंट, वो कोई चेक शेक प्रिंट कर सकते हैं उससे। फिर काफ़ी फंक्शन है इसके अंदर और भी, उनको भी हम देखेंगे। तो इनिशियल जो आपने डॉक्यूमेंट एंटर करना है तो वो आपको डॉक्यूमेंट एंट्री की स्क्रीन में आएगा। अब सिर्फ डॉक्यूमेंट एंट्री के अंदर भी अगर आप आके देखें तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है। अभी तो हम यही यूज़ करेंगे सबसे पहले वाली, इसका जो ट्रांजैक्शन कोड है वो FB60 या FB60 है। लेकिन ये इस स्क्रीन को हम कहते हैं इंजॉय स्क्रीन। अभी हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। आम तौर पे एसएपी इस स्क्रीन को कहता है एसएपी इंजॉय स्क्रीन। इस स्क्रीन के अंदर अगर आप देखें तो आपने जस्ट यहाँ पे एक वेंडर लिख देना है, यहाँ पे डेट डाल देनी है, नेट अमाउंट उधर ऊपर डालेंगे, जो एक्सपेंस है वो लिखेंगे, यहाँ से डेबिट और क्रेडिट जो है वो चूज कर लेंगे और अमाउंट लिख के सेव कर देंगे एंड सो ऑन। इसमें आपको कोई इतना ज्यादा नहीं यानी कि टेंशन लेनी पड़ी कि फर्ज करें यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइप भी खुद ब खुद यहाँ से चूज हुई हुई मिल गई। यहाँ पे ये डेबिट और क्रेडिट के पीछे एक चीज इस्तेमाल होती है, पोस्टिंग की। अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, वो भी खुद ब खुद सेलेक्ट होगी। स्क्रीन्स वगैरह भी कोई आपको आगे पीछे नहीं करनी पड़ी। तो ये वाली जो स्क्रीन होती है इसको कहता है एसएपी, कहता है कि ये एसएपी डाटा एंट्री की या इनवॉइसिंग
अकाउंट्स पेएबल की इनवॉइस की इंजॉय स्क्रीन है। अभी हम इसके बाद एक और स्क्रीन देखते हैं जिसमें इंजॉय वाला काम, या जो जिसको हम कह रहे हैं कि जिसको हमने जिस फैसिलिटी को इंजॉय किया वो नहीं है, जैसे कि ये F-43 है, ये इंजॉय स्क्रीन नहीं है। इसमें आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट देनी है, फिर आप थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे वो फिर पोस्टिंग की खुद से चूज करनी पड़ती है, फिर अकाउंट्स सर्चिंग, फिर इंटर करेंगे, फिर अगली स्क्रीन आ जाएगी, फिर उसमें डाटा इंटर करेंगे, फील्ड्स के अंदर जाएंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर अगली स्क्रीन आ जाएगी। तो ये थोड़ी सी उस स्क्रीन के मुकाबले में ज्यादा जो है वो तकलीफ दे है। तकलीफ दे से मुराद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात है, मतलब है कि जो सुकून आपको F-B60 के अंदर मिलेगा वो आपको F-43 के अंदर वो सहूलत नहीं मिलेगी। इसलिए SAP इस स्क्रीन को F-B60 को, या ये डॉक्यूमेंट पार्किंग के अंदर F-B60 को है वो उसमें इसको वो कहेगा कि ये इंजॉय स्क्रीन है। अब हम देखते हैं कि अच्छा एक और चीज ये देख लें कि अब F-B60 की अगर मैं देखूं जिसमें लिखा हुआ है पार्क और एडिट इनवॉइस, ये भी स्क्रीन 100% ही तकरीबन उसी तरह है, सवाए इसके कि इसका एक ट्रांजैक्शन कोड वो मुख्तलिफ है और वो है वी फॉर आप कह लें वैन। लेकिन वो जो पहले स्क्रीन जिसके बारे में हमने बात की है वो है F-B60। ये दोनों स्क्रीन जो हैं ये बिल्कुल सेम हैं। फर्क किस चीज का हो गया? फर्क सिर्फ इसमें ये है कि अगर आपने कोई वर्क फ्लो इंप्लीमेंट किया हुआ है जिसमें आप चाहते हैं कि पहले एक बंदा डाटा एंटर करके सेव करे, फिर दूसरा उसको अप्रूव करे और तीसरा उसको पोस्ट करे, यानी कि एक वर्क फ्लो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि आपका काम जो है वो 100% जो है वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सिस्टम में जाए, तो फिर तो वो कहते हैं कि आप F-B60 को इंप्लीमेंट करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी एक ही बंदा इनवॉइस इंटर करे और वो ही उसको पोस्ट कर दे, तो फिर हम कहते हैं कि F-B60 को वो करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पे ये अगर ऊपर सेव का बटन दबाएंगे तो पोस्ट की ऑप्शन है, इसमें भी ये पार्क की ऑप्शन है, सही है, लेकिन इसके अंदर चूंकि पोस्ट की ऑप्शन साथ अवेलेबल है, जबकि उसके अंदर अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये देखें ये पोस्ट की ऑप्शन है, इसको आप डिसेबल भी करवा सकते हैं। वहां पे जो है थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ इसकी जो है ना बिहेवियर बन जाता है। अभी हम एक डॉक्यूमेंट एंटर करते हैं, पहले हम एक डॉक्यूमेंट एंटर करके देखें तो उसके बाद फिर हम फर्दर जो है ना डिस्कशन करेंगे। F-B60 के अंदर आते हैं। कंपनी इस वक्त हमारी जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है 1302। इसके बारे में हमने बात कर ली कि अगर कंपनी ये सेलेक्ट नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है कंपनी कोड 1302, अगर ये नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे ये कंपनी कोड का बटन दबाना है पहले, और यहाँ से आप अपनी कंपनी कोड लिख के चेंज कर लें। इसके बाद आप सर्च करेंगे कि आपका वेंडर कौन सा है। आपने जाहिर बात है हमने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया कि वेंडर जो हैं वो हमने पहले अलहदा से बनाने हैं बिजनेस पार्टनर की स्क्रीन के अंदर, BP ट्रांजैक्शन कोड के अंदर, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि बिजनेस पार्टनर कैसे बनते हैं। वेंडर को सर्च करने के अभी आपको नंबर तो किसी का नहीं पता, नाम तो पता है, तो वो वेंडर के लिए ये देखें F4 का आप ये वाली हेल्प लेंगे कि ये स्क्रीन खुल गई। ये लेके लिखा हुआ है सप्लायर बाय कंट्री कंपनी कोड। यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड दे के, अगर तो आपको उसका नाम पता है तो यहाँ पे लिखें, अगर नाम नहीं पता कोई, अब ये देखें यहाँ पे एक सर्च टर्म की फील्ड आ रही है। देखें कल हमने कहा था कि सर्च टर्म जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसलिए वो सर्च के अंदर देते हैं। बाकी बहुत सारी फील्ड जो है जैसे मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम सर्च टर्म को जो है ना वो हमारी जो है ना वो प्राइमरी जो है वो क्या कहनी चाहिए कि फोकस होना चाहिए कि इसके अंदर हम एक ऐसी यूनिक वैल्यू डालें जिससे हमें कल को डाटा सर्च करने में आसानी हो। अब मुझे अगर हमारे चूंकि थोड़े से वेंडर हैं तो इस अगर मैं बस यहाँ पे अपना कंट्री को कंपनी कोड ही 1302 लिख के ओके करूँ तो ये देखें दो ही वेंडर बने हुए थे, एक अली अहमद और एक सर्विस शूज, तो ये दोनों यहाँ पे आ गए। अगर फर्ज कर लें आपको सर्च करना है, आपको ये पता है कि उसका नाम अली अहमद है, अब पता नहीं अली अहमद में AHMED है, AHMAD है,
या अहमद अली है या अली है, अली अहमद इकबाल है या क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि उसके नाम में अली जरूर आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेम के अंदर लिखेंगे स्टैरिक और अली और फिर स्टैरिक। यानी कि आप कहते हैं कि अली से पहले क्या और अली के बाद क्या चीज़ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ है, सही है। वो स्पेस भी हो सकती है, वो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वो क्या है, स्टैरिक का मतलब होता है, आप एक सादा जबान में ये समझ लें, मुझे नहीं पता। अली से पहले क्या है, आपने स्टार डाल दिया, सिस्टम को कह रहे भाई मुझे नहीं पता। अली के बाद क्या है, मुझे नहीं पता। अगर आप यहाँ पे आखिर में स्टार नहीं डालते तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि उसका आखिरी नाम अली है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपकी सर्च जो है वो लिमिट हो जाएगी। अगर आप ज्यादा यानी कि वाइड जो है अपनी सर्च करना चाहते हैं, तो आप जो भी करेक्टर लिखे उसके शुरू और आखिर में स्टैरिक डाल देंगे, तो वो सर्च को ज्यादा जो है ना वो एरिया में ले जाएगा। अब देखिए, आपने सिर्फ उसने अली अहमद को सर्च किया, इसको अगर ओके करेंगे तो आपका ये वाला वेंडर नंबर 5 जो है 00070, ये अली अहमद का आ गया। एंटर करें, यहाँ पे इनवाइस डेट डालते हैं, F4 करेंगे, ये सामने कैलेंडर खुल जाएगा। और ये लिख के जब आप एंटर करते हैं तो आप राइट साइड पे देखेंगे, ये यहाँ पे वेंडर की डिटेल्स आ गई। मिस्टर अली अहमद, उसका जो सिटी है वो इस्लामाबाद है और पाकिस्तान उसका कंट्री है। मजीद भी अगर आप इसके बारे में कोई कंफर्मेशन चाहते हैं तो ये इस एरिया के अंदर ये एक बटन आ रहा होता है, डिस्प्ले वेंडर। इसको अगर आप दबाएंगे तो इसका वो जो मास्टर डाटा, वो जो बीपी की स्क्रीन में जो 000 वाला होता है, वो सामने आ जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पे सारा ये वो स्क्रीन आ गई जिसके अंदर कल हमने काम किया था। ये सारा का सारा आपके सामने आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज आती है डॉक्यूमेंट टाइप, जो कि बाय डिफॉल्ट के आर वेंडर इनवाइस सेलेक्ट हुई है, ये हमने नहीं की, लेकिन जिन्होंने ये स्क्रीन बनाई है उन्होंने कहा है के का मतलब क्या होता है। हमने क्या बात की थी कि वेंडर के लिए सिस्टम में एसएपी के अंदर कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, के, और कस्टमर के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, डी। इसका मतलब है कि के आर जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप है वेंडर की। तो अगर हम यही वाला फार्मूला रखें तो इसका मतलब तो हो गया कि जो डी आर डॉक्यूमेंट टाइप होगी, के की जगह अगर मैं डी लगा दूं तो वो कस्टमर इनवाइस बन जाएगी। ठीक है, जी। तो देख लेते हैं कि क्या वहां पे भी डी आर ही आ रही है अकाउंट रिसीवेबल की स्क्रीन के अंदर। तो उसके लिए आप अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल्स, डॉक्यूमेंट एंट्री और FB70 के अंदर जाके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये कस्टमर इनवाइस के साथ जो डॉक्यूमेंट का जो कोड आ रहा है नंबर का टाइप का, वो DR आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो लॉजिक है कि K फॉर वेंडर, D फॉर कस्टमर, तो वो हमारी लॉजिक जो है वो SAP के बताए हुए रूल्स के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्रॉस कंपनी कोड नंबर, इस वक्त हम क्रॉस कंपनी कोड जो है वो फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर रहे, इसलिए क्रॉस कंपनी कोड का मतलब होता है जब आपकी एक से ज्यादा कंपनियां हो और उन्होंने आपस में कोई ट्रांजैक्शन करनी हो, तो उस सूरत में आप जो है ना वो क्या करें, यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे। कौन सी अमाउंट आपने लिखनी है, वो नेट अमाउंट लिखनी है जो आपने इस सप्लायर या वेंडर को पे करनी है। जो अमाउंट आपने अली अहमद को पे कर दी है ना, वो लिखनी है, आपने ग्रॉस अमाउंट नहीं लिखनी। नेट अमाउंट वो लिखनी है जो कि आपने अली अहमद को पे कर दिया। तो मैं फर्ज करें यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैंने इसको 500 रुपया जो है ना वो देना है, कोई भी चीज मैंने उससे खरीदी है। अब उस चीज की अच्छा, अभी हम थोड़ा सा और इस स्क्रीन को देख ले, तो इसमें देखें ये टैक्स की अमाउंट आ रही है, कैलकुलेट टैक्स आ रहा है, यहाँ पे टैक्स के कोड भी आते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर नहीं किए हुए। यहाँ पे टेक्स्ट, ये एक टेक्स्ट की फील्ड है, इसके अंदर आप रेफरेंस के तौर पे कोई भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे इनवॉइस नंबर जो उसने आपको दिया, इनवॉइस पेपर दिया, डेफिनेटली उसके ऊपर कोई इनवॉइस का नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6। डेटेड जो है वो फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि उसने जो डेट डाली हुई है उस इनवॉइस की वो क्या है, 02/6/2023। ये मैंने एक अपने रेफरेंस के तौर पे लिख लिया। लेकिन अगर आप चाहें तो ये वाली चीज जो है, ये इधर भी एक रेफरेंस की एक फील्ड है, लेकिन ये एक शॉर्ट फील्ड है, इसमें इतनी ज्यादा लेंथ नहीं होती। इसकी मेरे ख्याल से शायद 12
15 लेंथ होती है और इसकी शायद ज़्यादा होती है। इस फील्ड की काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, इसके अंदर और भी बहुत कैपेसिटी है। इस रेफरेंस के अंदर ये भी इनपुट फील्ड है, ये भी इनपुट फील्ड है। तो किसी के अंदर भी आप डाटा जो है ना वो रेफरेंस के तौर पे मेंटेन कर सकते हैं। इसका ये फायदा होगा कि कल को अगर आपको कहा जाए कि भाई ये इनवॉइस आपने कहाँ से इंटर की है, हमें अपने आप के आपको खुद ही से तो नहीं कि बैठ के इंटर करके उसको पेमेंट करते रहे। तो ये जो रेफरेंस लिखा होगा इन टेक्स्ट वाली फील्ड के अंदर, इसका ये फायदा होगा कि आपको पता होगा कि वो इनवॉइस का नंबर ये था, ये डेट थी, तो मैंने जो है आज 13 तारीख को ये इनवॉइस इंटर कर रहा हूँ, तो आप अपने फाइल के अंदर से उसको निकाल के देख सकते हैं। अब हमने जो इसको 500 रुपया पेमेंट करनी है, इसकी हम नीचे जो है ना वो डिटेल इंटर करेंगे यहाँ पे। वो तो ये इस ऊपर वाले पोर्शन को हम कह देते हैं हेडर। अच्छा, इसमें और भी देखें तो जो डिटेल्स आ रही हैं इनमें, ये पेमेंट की एक टैब है। पेमेंट की टैब में अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये बेसलाइन डेट, यहाँ पे पेमेंट टर्म्स आ रही होगी, जो कि आपने कल हमने डिस्कस की थी कि अगर कोई पेमेंट टर्म्स के ऊपर कोई कहता है कि जी अगर आप इतने दिनों में पे कर दें, जैसे कि ये देखते हैं कि इतने दिनों में पे करेंगे तो इतने % डिस्काउंट होगा, इतने दिनों में करेंगे तो इतने % डिस्काउंट है, और अगर इतने दिनों के बाद करेंगे तो वो खुद ब खुद ड्यू है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप हर डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। मैं इसको कह देता हूँ कि जी फौरन ड्यू हो जाए। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट बेस है, ये पेमेंट मेथड है, ये पेमेंट ब्लॉक, ये पेमेंट ब्लॉक, यहाँ पर पेमेंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई मैं इसकी इनवाइस तो एंट्री कर देता हूँ लेकिन मैंने इसको अभी पेमेंट नहीं करनी, तो आप इसको यहाँ पे ब्लॉक फॉर पेमेंट चूज कर लें। तो क्या होगा, सिस्टम खुद ब खुद इसको ब्लॉक कर देगा, पेमेंट नहीं करेगा इसको, बैंक को डिटेल नहीं जाएगी। डिटेल्स में अगर आप आए तो इसके अंदर एक बड़ी रेफरेंस के तौर पे एक इंपॉर्टेंट फील्ड होती है, उसको कहते हैं हम डॉक्यूमेंट हेडर। आप डॉक्यूमेंट हेडर के अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन जो है एज अ रेफरेंस के तौर पे वो डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रहा, यहाँ पे राइट साइड पे एक रेड कलर की लाइट चल रही है, रेड सिग्नल जिसको आप कहते हैं। तीन तरह के इसमें सिग्नल आते हैं, ये 3 लाइट पोर्शन बने हुए हैं, एक रेड है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है। रेड का मतलब है कि अभी ये डॉक्यूमेंट बैलेंस नहीं हुआ, यानी कि इसकी ये माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्रेडिट अमाउंट 500 रुपया डेबिट की अमाउंट से ज़्यादा है। यानी कि हमने इसके अंदर क्रेडिट की अमाउंट कुछ इंटर की है, कम से कम हमें 500 का डेबिट जो है ना वो एंट्री करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी। जब ये बैलेंस वाले कॉलम में 0 आ जाए और आपकी ये जो रेड लाइट है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, तो उस वक्त आप डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे कि ये मैंने एक एंट्री जो की हुई है ये वाली, इस एंट्री के अंदर अगर आप देखें तो आपकी डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर है। देखिए ये आपने डेबिट किया हुआ है 100 रुपया और ये क्रेडिट किया हुआ है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड करके लिखूं तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहूँ कि जी मैंने शॉपकीपर जो है उसको मैं सप्लायर जो है उसको तो मैं कर रहा हूँ 100 रुपये से क्रेडिट। डेबिट मैंने किसको करना है, मैं कहता हूँ एक तो मैंने उससे स्टेशनरी ली है, वो होगी 30 रुपये से डेबिट या 40 रुपये से डेबिट होगी। एक मैंने जो है वो उससे जो है वो क्या कह रहे हैं कि उस बंदे को कोई सैलरी भी देनी थी, वो मैंने 60 रुपये की दे दी, या चलें जी 50 की कर लें। और इसी तरह फर्ज कर लें, या चलें इसको बल्कि ऐसे कर लेते हैं, हमने इसको कहते हैं कि हमने इसको 70 रुपये की सैलरी दे दी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 70 और 40 क्या हो गया 110। हमने तो इसको करना है, इसको जाए तो हम कहते हैं भाई हमने तो इससे टैक्स भी ये काटना था। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स वो हमने इससे क्रेडिट करना है, तो वो क्या होगा 10 रुपये का। तो अब देखें अगर आप इसमें देखें तो ये वाली भी एंट्री 110 रुपये की होगी क्रेडिट, और ये वाली एंट्री भी 110 रुपये की होगी क्रेडिट डेबिट। तो इसका मतलब है कि ये वाली एंट्री जो है अब आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडें जो है वो बराबर होगी। तो जब तक आपकी डेबिट और क्रेडिट की दोनों साइडें जो है वो बराबर नहीं होती उस वक्त तक यहाँ पे 0 नहीं आएगा बैलेंस के अंदर और ये ग्रीन लाइट नहीं चलेगी।
तो जब तक ग्रीन लाइट नहीं जलती उस वक्त तक आप डॉक्यूमेंट को पोस्ट नहीं कर सकते। ये डिटेल की टैब है, इसके अंदर मैं ये आपको बता रहा था कि ये देखें, ये यहाँ पे एक हेडर टेक्स्ट की एक फील्ड आती है, इसके अंदर भी आप कोई इंफॉर्मेशन इंटर कर सकते हैं। अच्छा ये देखें डिटेल के अंदर ये जीएल अकाउंट यहाँ पे एक आ रहा है। ये जीएल अकाउंट कौन सा है? ये वो वाला जीएल अकाउंट है जिसको हम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट कहते हैं, जो कि वेंडर के मास्टर डाटा के अंदर से। अच्छा बेसिक डाटा के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे जो है ना डिटेल इंटर करना शुरू करते हैं। यहाँ से हम जीएल पहले अपना इंटर करेंगे जो हमने कंपनी कोड्स के अंदर क्रिएट किए हुए। एंटर करेंगे तो ये सारे जीएल्स वो हैं जो कि हमने सारे एंटर किए हुए हैं। अच्छा जी, ये जो है अली अहमद है, फर्ज करें ये हमारा एम्प्लॉय वो है, एम्प्लॉय है, हमने इसको पेमेंट करनी है तनख्वाह के अंदर से, तो हम इसको E1001 यानी कि सैलरी के अकाउंट में जो है इसको 500 रुपया डेबिट कर रहे हैं। यहाँ से अब मैं जब डेबिट चूज करूंगा और लिख के जो ही एंटर करूंगा तो आप देखिएगा ये बैलेंस जो है ये भी जीरो हो जाएगा और रेड लाइट जो है ना वो भी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब ये देखें ये बैलेंस भी जीरो हो गया और आपकी रेड लाइट ग्रीन लाइट में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब है कि अब ये डॉक्यूमेंट पोस्ट होने के लिए बिल्कुल जो है ना वो रेडी है। आप बज़ाहिर सामने अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन में मसला होगा तो वो भी पता चल जाएगा, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि ये ठीक है। इसको फिर आप सर अगर हम इसको क्रेडिट करते हैं ऐसे चेक करने के लिए, हाँ हाँ तो करें, ये देखें जो ही क्रेडिट करके इंटर करेंगे तो वो 1000 रुपया जो है वो क्रेडिट बना हो दे। गया और जीरो रेड लाइट जल गई। क्यों? क्योंकि वेंडर बाय डिफॉल्ट जो है ना, वेंडर के अंदर तो नहीं आपने चूज किया ना डेबिट और क्रेडिट, वेंडर बाय डिफॉल्ट जो है वो क्रेडिट है और बाकी सारी चीजें आपके कंट्रोल में है। वेंडर को नहीं आप चेंज कर सकते, वेंडर हमेशा ही क्रेडिट होगा। अकाउंट्स पेबल की नॉर्मल इनवाइस के अंदर, नॉर्मल कह रहा हूँ, क्रेडिट मीमो के अंदर या डेबिट मीमो की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल इनवाइस के अंदर आपका वेंडर हमेशा क्रेडिट होगा। बाकी चीजें आप जब नीचे लिखेंगे तो फिर आप खुद से उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे मैं अभी आपको वो बता रहा था कि मैंने टैक्स भी इससे काटना है, तो जब मैं टैक्स का नीचे यहाँ पे जीएल लिखूंगा तो वो मैं उसको यहाँ पे फर्ज कर लें कि ये मैंने ये 500 है ना, ये यहाँ पे मैं उससे 600 का मैंने उससे सैलरी देनी है, लेकिन यहाँ पे मैंने उससे टैक्स भी काटना है, तो मैं एक टैक्स का जीएल लेता हूँ। अभी फर्ज कर लेते हैं मैंने टैक्स का जीएल क्रिएट किया हुआ है, ये जैसे मेडिकल अलाउंस है, आप वक्ती तौर पे इसको समझे कि लिखा हुआ है कि विदहोल्डिंग टैक्स ये है, और यहाँ से मैं उसको क्रेडिट करता हूँ और मैंने उससे 100 रुपया जो है वो टैक्स काटना। अब आप फिर देखेंगे कि यहाँ पे फिर बैलेंस क्या होगा, जीरो। तो इस तरह करके आपने अपनी एंट्री जो है ना वो डेबिट और क्रेडिट करके सारी की सारी जो है ना वो आपने बैलेंस करनी। अब हम इसको यहाँ पे ये ऊपर पोस्ट का बटन आ रहा है, इसको हम पोस्ट करते हैं। इंटर ₹5 कनाडा रेट, वो असल में आपको याद होगा हमने कैनेडियन डॉलर की करेंसी असाइन की थी, लेकिन हमने मेरे ख्याल से उसका रेट नहीं मेंटेन किया। पाकिस्तान वो हम मेंटेन कर लेते हैं। वैसे तो ट्रांजैक्शन कोड भी मुझे पता है, OB08 है, लेकिन आपको याद होगा हमने उसकी जो मेंटेन की थी वर्क लिस्ट, उसके अंदर अगर आप आए तो ये मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट के अंदर था, यूजर पैर नहीं, करंट सेटिंग के अंदर ये एंटर ट्रांसलेशन नहीं, एंटर करेंसी एक्सचेंज रेट यूजिंग अ वर्क लिस्ट, USD टू PKR। इसमें अच्छा इसमें USD है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, इसमें कैनेडियन डॉलर नहीं। चलें ठीक है, हम वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कोड ही चला लेते हैं, OB08, और न्यू एंट्री करेंगे, M वैलिड फ्रॉम कर लेते हैं। चलें जी 1/6/2022 से डाल, फ्रॉम कैनेडियन डॉलर हम कह देते हैं कि जी ये जो है ना 210 रुपये का है पाक रुपीज़ के साथ। नो एक्सचेंज रेट कन्वर्जन फैक्टर, चलेंगे ये भी मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। कोई ट्रांसलेशन रेशो जो है
ये हो गया। अब देखते हैं कि ये गलती दुरुस्त है या दोबारा एंटर करना पड़ेगा। इनवॉइस को दोबारा एंटर करना पड़ेगा। अच्छा, ये एसएपी की ये भी एक ब्यूटी है कि एक दफ़ा एंट्री करने के बाद उन फील्ड्स के अंदर दोबारा जाके स्पेस बार दबाएंगे तो लास्ट जो भी वैल्यूज इंटर की होती हैं वो भी आ जाती हैं ऊपर। नए सिरे से सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। E1001 डेबिट हो गया जी 500 का। अब पोस्ट करते हैं हम इसको। अब क्या आ रहा है? अच्छा, वो कह रहा है पाकिस्तान रुपीज टू कैनेडियन डॉलर, वो नहीं इंटर किया हुआ। कैनेडियन डॉलर टू पी क्या, तो ठीक है। तो OP08 एम वैलिड इनडायरेक्ट कोटेशन में चलें यहाँ पे भी 210 PKR टू कैनेडियन डॉलर। अब अच्छा जी, दोबारा इनवॉइस इंटर कर लेते हैं /n। सेशन खत्म करके दोबारा स्टार्ट करेंगे। 500 GL अकाउंट यहाँ पे देंगे E1001। मैं चाहता ना तो मैं ये सारी गलतियां पहले ही आपसे ना सही करवा लेता हूँ खुद ही करके। तो मैं कहता इनवॉइस एंटर मैंने इसलिए नहीं सही की, मैंने कहा चलें आप भी देखते जाएं कि कौन कौन सी गलतियां जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद भी आ जाती हैं और उनको कहाँ कहाँ से सही किया जा सकता है। अच्छा, ये देखें इसमें एक बटन आ रहा होता है सिमुलेट का। सिमुलेट का मतलब होता है कि आप एक जर्नल एंट्री देखें तो सही कि वो उसकी शक्ल कैसे होती है। तो अगर मैं सिमुलेट का बटन दबाऊं तो ये उसको सिर्फ सिमुलेट करेगा। ये देखें, ये वेंडर आ गया अली अहमद, इसने 500 रुपया माइनस माइनस महीना के क्रेडिट, और ये सैलरी का जो हेड है E1001, ये 500 रुपये के साथ इसने उसको डेबिट कर दिया। क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन नहीं है तो ये उसको डेबिट कर रहा है। ये एक जर्नल एंट्री उसने बना दी। दोबारा पोस्ट करते हैं। अच्छा, वो कह रहा है पाकिस्तान रुपीज टू US डॉलर भी आपने मेंटेन नहीं किया हुआ। OB08। अच्छा जी, एक्सचेंज रेट M, ये हो गया। इनडायरेक्ट कोटेशन में आएगा जी, फर्ज करें 285 है, और पाकिस्तान रुपीस का US डॉलर के साथ। सर हम 13 जून 2023 में काम कर रहे हैं और यहाँ पे हम 1 जून 2022 तक कर रहे हैं। वो आपने, वो कोई मसला नहीं है। वो उसने कहा कि एक भी एंट्री मेंटेन नहीं हुई है तो आप एक डेट मेंटेन कर लें। उसके बाद मैंने इसलिए ये कर ली कि फर्ज करें हम महीना पहले की भी कोई ट्रांजैक्शन डालेंगे तो वो फिर कहेगा कि जी फला तारीख की तो आप उससे पहले की तो डली नहीं हुई रेट। अभी मैंने एक पूरा माली साल का पीछे डाल दिया ना। अब मैं ये अगर वैलिड आपसे 2 महीने। 2 महीने पहले भी एंट्री करूंगा ना तो वो मुझे रोकेगा नहीं। बाकी फिर हम उसको अपडेट करते रहेंगे। वो कोई नहीं है समझ। उसका मकसद था कि सिस्टम में एक भी रेट जो है ना इस कॉम्बिनेशन के ऊपर नहीं डला होगा। फिर कर लेते हैं दोबारा इनवॉइस एंटर। अच्छा, ये जो हम बार बार एंट्री कर रहे हैं ना, इस चीज को भी रोका जा सकता है। वो इसमें एक ऑप्शन होती है कि आप डॉक्यूमेंट होल्ड कर लें। वो भी हम देख लेंगे कि वो डॉक्यूमेंट को होल्ड कैसे कर लेते हैं। ये होल्ड का एक बटन आता है, अगर मैं होल्ड कर लूँ तो ये सारा डेटा सेव हो जाएगा। फिर मैं दोबारा आऊंगा तो फिर जहाँ से इसको मैं एंटर कर दूंगा। अच्छा, पोस्ट करते हैं। अब क्या एरर आ रहा है? देयर इज नो आइटम कैटेगरी असाइन टू अकाउंट E1001। देयर इज नो आइटम कैटेगरी असाइन टू अकाउंट। अच्छा जी, द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इज एक्टिव। ओके, 1 मिनट के लिए मैं जो है ना अभी डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक पूरा अच्छा कंसेप्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं।
उसको मैं ज़रा ना अपने कंपनी कोड के लिए डिसेबल कर दूँ। वो हम बाद में करेंगे, वो भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है डिस्कस करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आए, ये जनरल लेजर और बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, एक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के अंदर हम आएंगे। ओके, ये लॉक किया हुआ है, तो फिर हम किस में जाएंगे शराज भाई? ट्रांजैक्शन कोड क्या है जिसमें जाके लॉक एंट्री डिलीट करनी है? SM SM12। खालिद साहब बड़े आज एक्टिव आज नजर आ रहे हैं ना। जी, खालिद साहब को ये वाला कोड याद हो गया। अच्छी बात है। ये ये एक बहुत जबरदस्त की है ना, वो जिसको कहते हैं कि मास्टर की है। एक्टिवेट डॉक्यूमेंट जी स्प्लिटिंग, ये एक्टिवेट है, इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे एक फोल्डर आ रहा है डीएक्टिवेशन फॉर कंपनी कोड। यहाँ पे हम अपना कंपनी कोड जो है वो कौन सा है, 1302 को पोजीशन करते हैं। ये आ गया। अभी मैं इसको फिलहाल डीएक्टिवेट इनएक्टिव कर देता हूँ, बाद में फिर जब हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम इसको देख लेंगे कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है और डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होती क्या है। वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो हमें ज़रूर इसके ऊपर 1-2 दिन में करना है। FB60, फिर वही काम 500 और E1001 और 500, ये हो गया। अब फिर इसको पोस्ट करते हैं। अब क्या एरर आ रहा है? करेक्ट द कस्टमाइजिंग सेटिंग फॉर लेजर फॉर द यूनिवर्सल जर्नल। इसका मतलब है कि कुछ लेजर्स के अंदर हमारी एंट्रीज पड़ी हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं वो हम देख ले। वो कह रहा है कि चेक द कस्टमाइजिंग सेटिंग फॉर यूजिंग दिस ट्रांजैक्शन कोड। इसको एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ट्रांजैक्शन को। वो हमें बताएगा कि किन किन लेजर्स के अंदर। अभी हमने क्या किया था, हमने एक लीडिंग लेजर के अंदर अपनी एंट्री की हुई थी, एक नॉन लीडिंग लेजर के अंदर और एक एक्सटेंशन लेजर के अंदर हमने असाइनमेंट की हुई थी अपनी कंपनी कोड्स के साथ। प्लस 2 एक्स्ट्रा जो है वो करेंसीज भी हमने असाइन की हुई थी, जिनमें कैनेडियन डॉलर और US डॉलर जो है ना वो हमने असाइन की हुई है। अभी देखते हैं, क्योंकि क्या ये हमने कंपनी कोड कॉपी किया हुआ है तो ज़्यादा चांस ये है कि और भी बहुत सारे लेजर्स होंगे जिनके अंदर एंट्री कर दी गई है। तो हम उन लेजर्स को अपने कंपनी कोड के अगेंस्ट जो है वो डीएक्टिवेट करेंगे। ये सारे, ये तो बहुत ज्यादा है ना, खैर ये तो इतने एरर्स हैं कि इसको समझने से बेहतर है कि हम दूसरा वाला जो है ना ये वाला एग्जीक्यूट कर लें। ये इसमें देखें वो कह रहा है कि लेजर, ये दो ही सुरग लाइनें आ रही हैं, बाकी सारी ओके हैं 1302 के हवाले से। अच्छा ये देखें मजे की बात, ये देखिए ये इतने ज्यादा लेजर्स हैं जिनके अंदर हमारी एंट्रीज पड़ी हुई हैं। ये Y6, Y4, S9, S3, PP, P1, PE, K5, ये इन सब के अंदर हम इनको बाद में किसी वक्त भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मसला किस में आ रहा है? वो कह रहा है कि लेजर AO इज नॉट एन एक्सटेंशन लेजर, यू कैन नॉट असाइन एन अंडरलाइन लेजर। वो कह रहा है AO जो लेजर है इसके साथ कोई मसला है। देखते हैं चलें इसके अंदर क्या मसला है। अंडरलाइन लेजर का वो कुछ एरर दे रहा है। एक्सटेंशन लेजर के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग और फिर लेजर्स, फिर लेजर्स और डिफाइन सेटिंग फॉर लेजर एंड करेंसी टाइप्स। You first need to migrate to universal general entries. चलो जी, अब कुछ और ही इसके अंदर मसला है। माइग्रेशन एरर्स आ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स, फिर लेजर्स। इसका हम ट्रांजैक्शन कोड देख लेते हैं ताकि हमें बार बार ये मेन्यू पाथ के ऊपर ना आना पड़े। ये क्या है, FINSCBC_ledger, ये इसका पूरा ट्रांजैक्शन कोड है। सर इसकी कोई लिस्ट नहीं निकलती इसके अंदर से शॉर्ट की? नहीं, इस तरह से नहीं निकल रही, लेकिन ये जितने भी डी कोड है वो ये एक टेबल के थ्रू निकल आते हैं, वो मैंने शायद उस दिन भी आपसे बताया था। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं कि ये वाला लेजर जो है ना, इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं अपनी कंपनी कोड के लिए, ताकि क्योंकि ये अभी कुछ वो माइग्रेशन एरर आ रहा है, ये मैं बाद में इसको देख लेता हूँ। फॉर द टाइम बिंग जो है ना, एओ लेजर जो है उसको मैं अपनी कंपनी कोड के लिए डिसेबल कर देता हूँ। लेजर्स, क्योंकि वो एक्सटेंशन लेजर है और एक्सटेंशन लेजर के बारे में हमें पता है कि ये डीएक्टिवेट ये लिखा हुआ है, और वो पूछ रहा है कि कौन सा डीएक्टिवेट करना है। मैं कहता हूँ एओ को एक्टिवेट कर दो इस कंपनी कोड के लिए 1302 के लिए। तो फ्रॉम ईयर टू किस साल तक एक्टिवेट करना है, मैं कहता हूँ भाई अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दो, 9999 तक हमेशा के लिए कर दो, और सेव डाटाबेस से। वो हमने बात की थी एक दफा, शायद आपको याद हो। अगर आप एक ट्रांजैक्शन कोड जिससे हम कोई टेबल देखते हैं SE16N, उसमें अगर आप जाएं तो एक टेबल मैंने शायद बताया था TSTC। ये जो टेबल है TSTC, आप यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है SAP ट्रांजैक्शन कोड्स। SAP की जितनी भी ट्रांजैक्शन कोड्स हैं, अगर आप इसके ऊपर ये नंबर ऑफ एंट्रीज को देखें, ये बटन दबाएं, तो वो बता रहा है कि 1,58,651 ट्रांजैक्शन कोड जो है ना इस टेबल के अंदर पड़े हुए हैं। तो अब आप फिर जो कोई भी ट्रांजैक्शन कोड यहाँ पे अगर वैसे ही इसको मतलब है कि वो आपको पता है कि वो ट्रांजैक्शन में FIN से शुरू हो रहा है, तो FIN स्टैरिक कर दें और एग्जीक्यूट करें आप, तो FINS से 439 ट्रांजैक्शन कोड वो सामने आ गए। अब आप ये देखें, ये ट्रांजैक्शन कोड है ये वाला कॉलम, और आखिरी वाले कॉलम पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। और अब आप फिर इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में, फिर आप इसको देख भी सकते हैं, बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से उनको फिर एग्जीक्यूट करके यूज़ भी कर सकते हैं। चलें, अब हम इसको डाउनलोड की ऑप्शन की तरह। हाँ, ये डाउनलोड की ऑप्शन ये सामने होती है। ये देखें, ये जो तीर का बटन है ना, एक्सपोर्ट, इसको अगर आप खोलेंगे ना, तो ये पूछ रहा है कि जी आपने जी किस शक्ल में करना है, स्प्रेडशीट एक्सेल में करना है, वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना है, या किसी लोकल फाइल यानी कि नोट पैड वगैरह में करना है, या कहीं आपने भेजना है कोई ईमेल वगैरह में या कहीं पे भी। और जी ये बाकी आप कोई एबीसी एनालिसिस या HTML फॉर्मेट में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अगर आप चाहते हैं कि मैं यही फोल्डर जो है, यही फाइल किसी अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करना चाहता हूँ, तो आप इसको HTML में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको स्प्रेडशीट में कहते हैं, तो ये पूछ रहा है कि जी एक्सेल का ये वाला फॉर्मेट है जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास, इसमें आप कहते हैं ठीक है भाई यही है, ओके। तो अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करना है। मैं कहता हूँ चलो जी डेस्कटॉप पे ही सेव करो, और इस फाइल का नाम एक्सपोर्ट ना रखो, बल्कि इस फाइल का नाम रख लेते हैं टी कोड्स ऑफ FINS। ओके, इसको सेव करते हैं। ये रिमेंबर माई डिसीजन कर लें ताकि ये बार बार आपको ये मैसेज आए। अलाउ करें, फिर अलाउ करें। तो अब ये देखें, ये एक्सेल में सारा का सारा डाउनलोड हो गया। ना सिर्फ ये आ गया, बल्कि अगर आप, अच्छा ये पता कि कहाँ पे सेव हुआ है, ये इस रिमोट डेस्कटॉप के कंप्यूटर पे सेव हुआ है। ये यहाँ पे, ये वो मेरे वाले डेस्कटॉप पे नहीं हुआ, जी ये रिमोट डेस्कटॉप का जो कंप्यूटर था जी इसके डेस्कटॉप पे सेव हो गया, ये याद रखिएगा। फिर आप यहाँ से इसको ठीक उठा के वो आप दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं इधर फिर ट्रांजैक्शंस की तरफ। ठीक है, दोबारा फिर एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, /n FB60 और 500। होल्ड वाली हम नहीं करेंगे। चलें जी, आप होल्ड कर लेते हैं इसको।
नहीं, जो पहले होल्ड की थी। नहीं, वो होल्ड किया ही नहीं था ना। अब मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। वो कहता है कि जब होल्ड करेंगे ना तो इसको होल्ड को कोई कोई नाम शाम दे ना यहाँ पे, ताकि आप सर्च ठीक कैसे करेंगे कि कौन सा होल्ड है। तो मैं कहता हूँ कि जी ठीक यार अली अहमद का जो डॉक्यूमेंट है ना उसको होल्ड करो। ये मैंने उसको एक मतलब एक आइडेंटिटी दे दी। जी। अब इसने ये होल्ड कर लिया। फर्ज कर ले मैं किसी भी वजह से इस स्क्रीन से एग्जिट कर जाता हूँ, या मुझे पता है कि मैंने घर जाना है और मैंने इतना ज्यादा डाटा इंटर कर लिया, अभी मैं इसको सेव नहीं करना चाहता या पोस्ट नहीं करना चाहता, या मुझे पता है 2 मिनट के बाद मेरी बिजली चली जाएगी तो ये डाटा सारा जाया हो जाएगा, तो मैंने उसको होल्ड कर लिया। आप दोबारा इसमें आए FB60 में। अब आप ये लेफ्ट साइड पे ट्री ऑन का बटन है, एक ऊपर आ रहा है, इसको दबाएं। जब आप इसको दबाते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे एक पूरा एरिया खुल जाता है जिसमें मुख्तलिफ है, स्क्रीन वेरिएंट है, अकाउंट असाइनमेंट है और एक हेल्ड डॉक्यूमेंट है। हेल्ड के अंदर वो डॉक्यूमेंट होंगे जो आपने होल्ड किए हुए हैं। इसको अगर आप खोलें तो ये देखें, ये एक अली अहमद के नाम से डॉक्यूमेंट है जो मैंने अभी सेव किया है। इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे ये सारी की सारी एंट्री जो है वो आ जाएंगी। आप ट्री ऑफ कर दें दोबारा और इसके अंदर आके दोबारा एक दफ़ा एंटर करेंगे तो ये सारी एंट्रीज उसी तरह दोबारा आ जाएगी। इसका सिर्फ यही फ़ायदा है कि आप जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता है बिजली चली जाएगी या काफ़ी डाटा इंटर कर लिया, फर्ज करेंगे तो मैंने एक लाइन नीचे इंटर की है ना, तो ये आपने 50-60 लाइनें इंटर कर ली हैं और आपको पता है कि ये मैं छोड़ भी नहीं सकता अगर मैं, क्योंकि ये जब आप इस स्क्रीन पे काम कर रहे हैं इसका मतलब है आप डायरेक्ट पीछे सर्वर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो जब सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो 1 सेकंड का भी अगर आपका जो है किसी भी वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये सारा का सारा यूजर आपका लॉग ऑफ हो जाएगा और जितना भी डाटा इंटर किया हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जाया हो जाएगा। तो इसके लिए आप हाँ जाया हो जाएगा, फिर नए सिरे से आपको इंटर करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप इसको साथ जो है ना होल्ड कर लें अगर जरूरत पड़े तो। इसको हम ठीक। पोस्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या एरर है। अब क्या इसके अंदर वही वाला तो फिर नहीं मसला आ रहा, कस्टमाइजिंग अच्छा AO इज नॉट एन एक्सटेंशन लेजर यू कैन नॉट, वो कह रहा है कि नहीं, जब तक आप उस लेजर को नहीं ना सही करेंगे उस वक्त तक आपका ये कह रहा है वो एक्सटेंशन लेजर नहीं है, उसको आपने एक्सटेंशन लेजर सेलेक्ट किया, एक्सटेंशन लेजर डिक्लेयर कर दिया है और हाँ, आपने उसको कोई मेरे ख्याल से अंडरलाइंग लेजर जो है वो असाइन नहीं किया होगा। जनरल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले की IMG एक्टिविटी जो है वो क्या है, FINS BC_लेजर। अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ /n FINS BC_लेजर, जो है इसके टी कोड है सही है, FINSC है गालबन जो है, हाँ BC नहीं है। सर अभी कोड निकालें उसमें से देख लें। You first need to migrate to universal journal entries. There is at least one company 1122 which has not been migrated correctly into the universal journal entry. No new company assigned could be generated automatically in case this system... ऑल एंड होने लग गया सर। चले मैं दोबारा आपको लिंक भेजता हूँ। ठीक सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, इस एरर के ऊपर मैंने देखा कि ये ना माइग्रेशन का एरर है, इसको मैं आराम से बैठ के हल करूंगा। उस वक्त तक हम मजीद इसके ऊपर देखते हैं, कुछ काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप ये डॉक्यूमेंट एंटर कर रहे हैं
स्क्रीन नजर आ रही है ना शाह साहब आपको? जी आ रही है उसमें। खालिद साहब आपको भी? सर नजर आ रही है। ठीक है। जब आपने ये डॉक्यूमेंट एंटर किया, आपने देखा कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका, इसके अंदर जो है वो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो डॉक्यूमेंट टाइप है जो इस हेडर पोर्शन को कंट्रोल कर रही है। और एक नीचे जितनी भी लाइनें हैं इसको कंट्रोल जो कर रही है वो एक ऐसी चीज है जो ये डेबिट और क्रेडिट जो है इसके पीछे छुपी हुई है। उसको हम कहते हैं पोस्टिंग की या पीके। पीके क्या है? वो पीके वो नहीं है वो जो जैसे वो पहले फिल्म थी एक पीके इंडिया ना, बल्कि पोस्टिंग की जो है डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर जो है, दो चीजें हैं जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करती हैं। पहली तो बात यह है कि उसके दो हिस्से हो गए। एक एक हिस्सा हो गया आपका डॉक्यूमेंट का हेडर, और एक हो गया आपका डॉक्यूमेंट लाइन आइटम। लाइन आइटम से मुराद है लाइनें जिसके अंदर आपने अपने आइटम्स की डिटेल इंटर करते हैं। तो इसको डॉक्यूमेंट हेडर को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आपकी डॉक्यूमेंट टाइप। और डॉक्यूमेंट का जो लाइन आइटम का पोर्शन है जिसमें एस फॉर हाना जो है, जिसके ऊपर अब कोई आप वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे भी कहता है कि आप इसके अंदर नीचे 99,000 से ज्यादा जो है ना वो लाइनें इंटर कर सकते हैं। 99,998 तक जो है वो आप इसके अंदर लाइनें इंटर कर सकते हैं। एक तो ऊपर वाली ये लाइन होती है ना, ये भी एक लाइन आइटम है अपनी जगह पे, लेकिन टोटल जो है वो 99,999 लाइनें जो होती है ना एक डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं। तो अगर एक डॉक्यूमेंट की लाइन एक ऊपर चली जाए तो पीछे कितनी बच गई? 99,998 जो है नीचे इस पोर्शन में आप लाइनें जो है वो इंटर कर सकते हैं। इससे पहले जो SAP का वर्जन था, इस SAP ECC या SAP R3 जो था, उसके अंदर जो था यहाँ पे 9,998 या 9,999 लाइनें जो हैं वो इंटर होती थी। अब इन्होंने इसकी मेमोरी को इंतहाई एक्सटेंड किया हुआ है, और अब आप एक सिंगल एक डॉक्यूमेंट के साथ, ये नहीं है कि पूरी लाइफ, एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप एक कम 1 लाख जो है वो आप लाइनें इंटर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अगर इससे भी ज़्यादा होंगी तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दूसरा डॉक्यूमेंट इंटर करना है और उसके अंदर वो एक डॉक्यूमेंट बैलेंसिंग GL होता है वो आपने यूज़ करके उसको कंट्रोल करना है। तो हेडर को कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है? वो डॉक्यूमेंट टाइप कंट्रोल करती है, और नीचे वाली जो लाइनें हैं उसको हम कहते हैं, उसको कंट्रोल जो कर रहा है उसको हम कहते हैं पोस्टिंग की। और ये कहाँ पे होती है? ये हिडन होती है या बिहाइंड द डेबिट और क्रेडिट के पीछे ये छुपी हुई होती है। अभी देखें डॉक्यूमेंट टाइप तो हमें ये सामने नजर आ रही है ना ये, लेकिन पोस्टिंग की तो हमें नहीं नजर आ रही। तो पोस्टिंग की कहाँ पे है? ये आपका जो डेबिट और क्रेडिट का जो कॉलम है जिसमें आप डेबिट चूज करते हैं या क्रेडिट चूज करते हैं, इसके पीछे जब आप डेबिट चूज करते हैं एक अलहदा पोस्टिंग की सिलेक्ट हो जाती है, और क्रेडिट चूज करते हैं तो एक अलहदा पोस्टिंग की सिलेक्ट हो जाती है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं। एक दफा हम थोड़ा सा इसको फ्रेश कर लें ताकि वो एरर वाली स्क्रीन जो है वो निकल जाए। /n करते हैं, और अगर मैं इसके अंदर ही आपको एक सिमुलेशन में एक एंट्री करके दिखाता हूँ दोबारा, देखते हैं कि क्या वो अमाउंट एंटर करता है, फॉरेन करेंसीज के अंदर कन्वर्ट करता है कि नहीं करता। मैंने कहा ये 500, बल्कि हम ऐसे करते 500 तो नहीं करते, कम से कम 1,25,000 कर लेते हैं ताकि वो डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो तो कुछ तो अमाउंट नजर आए ना। ई जो है वो 1,25,000 ये आ गया। एक सिमुलेशन ये होती है, और एक डॉक्यूमेंट के अंदर जाके सिमुलेट जनरल लेजर भी होती है। दो तरह के सिमुलेशन होती हैं। अभी देखते हैं जनरल लेजर वाली सिमुलेशन ऑन है कि नहीं। ऑन है। अभी ये देखें ये अमाउंट आ रही है पाक रुपीज 1,25,000। इधर चेंज लेआउट का एक ये बटन है, इसके अंदर अगर हम जाएं, बल्कि उधर जाने की जरूरत ही नहीं थी, ये ऊपर करेंसी का बटन भी आ रहा था। और ये लेजर्स के अंदर अच्छा एक देख लेते हैं, इसमें भी एक होती है
amount in global currency, amount in free defined currency, amount in ledger currency है या नहीं है, या amount in, अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे वो सारे कॉलम हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, राइट साइड पे वो सारे कॉलम हैं जो कि हमें नजर नहीं आ रहे, जो सिस्टम ने हाइड किए हुए हैं क्योंकि वो समझता है कि ये गैर जरूरी है। अभी इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। करेंसी टाइप 2, अच्छा, डमी डनिंग आ गया, फास्ट, जनरल लेजर, अमाउंट, जनरल लेजर, जनरल करेंसी, ग्लोबल करेंसी, अच्छा जी, ये आ गया लोकल करेंसी अमाउंट, लोकल करेंसी अमाउंट, लोकल करेंसी, चलें ठीक है, इसको देख लेंगे, ऑफर में शायद चली गई हैं, अच्छा नहीं आ रही। इसमें हम देखते हैं, ये देखें, अगर हम ये करेंसीज का बटन दबाएं, हाँ ये आ गया, ठीक है, एक मिनट, ये मैं बाकी सारे कॉलम हटा दूं, चले, प्रॉफिट सेंटर और सेगमेंट हमने अभी इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ, इसको हाइड कर देते हैं। हाइड करने का मकसद ये नहीं है कि वो गुम, वो डिलीट हो गया, एक्सेल के अंदर तो आपको पता है कि ज़्यादातर आप जो कॉलम नहीं ज़रूरत होता उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर भी शायद आपको पता होगा कि उसके अंदर भी हाइड की ऑप्शन होती है, आप कॉलम उसमें भी हाइड कर सकते हैं। अच्छा, करेंसीज के अंदर अगर हम आए तो लोकल करेंसी है, डॉक्यूमेंट करेंसी है, फॉरेन करेंसी देखते हैं। फॉरेन करेंसी कहाँ गई, कोई अमाउंट है इसमें कि नहीं आ रही, यूएस डॉलर फॉर 1302 करेंसी जो है, इसका मतलब है हमने कोई कॉलम मिस कर दिया, चले हम ऐसे करते हैं, सारे ही ले लेते हैं, एक लाख 25,000, जनरल लेजर 1,25,000, अच्छा, अभी हम इसकी ना लेजर वाइज एंट्री में देखते हैं, शायद वहां से हमें ये अमाउंट मिल जाएगी। लेजर में जाते हैं, अब वो कह रहा है कौन सा लेजर आपने देखना है, मैं कहता हूँ हमने इसको एक्सटेंशन लेजर, नॉन लीडिंग लेजर, अच्छा ये नॉन लीडिंग लेजर है, तो ये किसी ने एओ को ये कर दिया, एक्सटेंशन नॉन लीडिंग लेजर एओ को, लोकल करेंसी जो है उसमें आ रही है, फॉरेन करेंसी, चलिए इसको वो मेरे ख्याल से लेजर्स के अंदर जाके इसको देख लेंगे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि ये वेंडर की जो इनवाइसेस हैं इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये क्या चीज़ है। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे SAP SPRO के अंदर और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये चूंकि एक ग्लोबल सेटिंग है डॉक्यूमेंट की, तो इसलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग के अंदर हम यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे, क्यों, क्योंकि हमने ऐसी सेटिंग के अंदर आना है जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेट कर रही है, डॉक्यूमेंट, और ये सबसे पहले क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप, और ये आ रहा है डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप्स, इसके अंदर आएंगे, और हमने ये देखा कि हम जो डॉक्यूमेंट टाइप अभी यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, KR, वेंडर इनवाइस, तो इस स्क्रीन में हम देखते हैं कि KR डॉक्यूमेंट टाइप ये वाली है, ये
आप चाहें तो इधर ही डबल क्लिक कर दें, नहीं तो ये ऊपर डिटेल का बटन आ रहा है, ये इसको आप दबा सकते हैं, कोई एक काम कर सकते हैं आप। अच्छा, अब ये देखें इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। एक तो सबसे पहले ये देखें यहाँ पे एक नंबर रेंज इसको असाइन हुई हुई है 19, यानी कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप के आर यूज करके कोई डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो जो नंबर जनरेट होगा वो कौन सा होगा, जो सीरियल नंबर 19 को लगा हुआ है। जरा देखते हैं कि 19 नंबर है क्या। ये नंबर रेंज इंफॉर्मेशन का बटन है, इसमें आप आ जाएं यहाँ पे, और कंपनी कोड जो है वो आप 1302 दे दें। इससे पता क्या चला कि जो डॉक्यूमेंट टाइप की नंबर रेंज है वो कंपनी कोड स्पेसिफिक है, वो जनरल स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सारे यूज करें, नहीं, वो सिर्फ आपकी कंपनी कोड के लिए खास बनी हुई है। तो हर कंपनी कोड की अलग अलग नंबर रेंज हो सकता है एक कंपनी कोड जो है वो कोई और नंबर रेंज यूज करे, कोई और यूज करे, तो इस तरह जो है इसमें जो 19 नंबर रेंज, ये देखें, ये भी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस तरह करके 19 नंबर को देखते हैं हम। ये 19 नंबर की दो लाइनें पड़ी हुई हैं, एक 19 नंबर की 2023 माली साल के साथ है, और एक 19 नंबर की फिजिकल ईयर 99 के साथ है, डबल नाइन के साथ। इसके ऊपर शायद हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर आप यहाँ पे फिजिकल ईयर कॉलम के, ये ईयर के अंदर आप डबल नाइन दे देते हैं तो क्या होगा कि ये डॉक्यूमेंट नंबर रेंज आपकी हर साल ख़त्म नहीं होगी, बल्कि चलती रहेगी, हमेशा के लिए चलती रहेगी, अनलेस कि ये ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद ये खुद से शुरू हो जाएगी। मतलब आज है ना, ये डॉक्यूमेंट नंबर 19000001, या नया डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा तो 1 आ जाएगा, फिर 2 3 4 5 6, आपका एक साल खत्म हुआ तो पता चला कि जी 40 तक डॉक्यूमेंट नंबर इस्तेमाल हो चुके हैं। जब नया माली साल आएगा तो वो 41 से शुरू हो जाएगा, 42 43। लेकिन अगर आप फिजिकल ईयर स्पेसिफिक करते हैं तो फिर हर साल नंबर रेंज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, 19000001 से। तो इसका ये फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या इंटरनल पॉलिसी है, कि ऑडिट वाले क्या कहते हैं कि हर साल नया डॉक्यूमेंट नंबर हो, या उन्हें डॉक्यूमेंट नंबर के साथ कोई कंसर्न नहीं। अगर आप कहते हैं कि हर साल, तो फिर इसका मतलब है आपको हर साल जाके ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप डबल नाइन डालें और फिर बेफिक्र हो जाएं, ये हमेशा के लिए नंबर रेंज चलती रहेगी। तो 19 नंबर डॉक्यूमेंट जो है वो साइन हुआ है। और यहाँ पे ये देखें दूसरा कॉलम आ रहा है रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप। रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप का क्या मतलब है कि अगर आपने ये जो के आर डॉक्यूमेंट टाइप है, ये जब डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तो अगर ये गलत हो तो इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने से भी तो एक नया डॉक्यूमेंट आता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि रिवर्स करने से जो पुराना डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो जाता है। देखिए एसएपी के अंदर डॉक्यूमेंट के साथ दो मुख्तलिफ बिहेवियर हैं। पहले तो यह है कि या तो आप डॉक्यूमेंट को दो काम आप डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं, या तो क्या करेंगे डॉक्यूमेंट को आप पोस्ट कर देंगे, या क्या करेंगे आप डॉक्यूमेंट को पार करेंगे। पार्क और पोस्ट का मतलब हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया कि पार्क का मतलब होता है कि ये अकाउंट्स का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लेकिन जो आप डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देते हैं वो क्या होता है, ये आपके अकाउंट्स का हिस्सा उसी वक्त बन जाता है। अच्छा, अगर ये अकाउंट्स का हिस्सा बन जाता है तो इसका मतलब है इस डॉक्यूमेंट नंबर को जो कि पोस्ट हो जाता है उसको सिस्टम में से खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता चला कि यार वो तो एंट्री गलत है, मैंने तो 500 की एंट्री की थी, वो तो 600 की होनी चाहिए थी, या वो वेंडर जो था वो अली अहमद उसमें हमने लिखा हुआ था वो तो गलत है, वो तो होना ही वो मिस्टर अमजद है, कुछ और होना चाहिए था। इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट अब आपने क्या करना है, सिस्टम में से उसको खत्म करना है। खत्म करने के लिए डॉक्यूमेंट पोस्ट, जो डॉक्यूमेंट पोस्ट होता है उसका अलहदा एक तरीकाकार है, और पार करने के लिए उसको क्या करना है, एक अलहदा तरीका है। जब आप पोस्ट डॉक्यूमेंट होगा तो आप क्या करेंगे,
आप उसको रिवर्स करेंगे। और अगर आपने डॉक्यूमेंट अभी पोस्ट नहीं किया हुआ, पार किया हुआ है, तो फिर आपने उसको रिवर्स नहीं करना, उसके अंदर रिवर्स की ऑप्शन नहीं आएगी, बल्कि वो डिलीट करेंगे आप। क्यों? क्योंकि अभी वो अकाउंट का हिस्सा नहीं बना हुआ, अभी वो इन प्रोसेस है। पार का मतलब ये है कि आपने कोई लेवल डिफाइन किए हुए हैं कि जी पहले वो अकाउंटेंट उसको एंटर करेगा, वो पार करके अपने हेड क्लर्क को देगा या सुपीरियर अकाउंटेंट को देगा, वो उसको देखेगा, ओके करेगा, फिर वो अपने जो फाइनल जो पोस्ट करने वाली अथॉरिटी है उसको भेजेगा, वो भी उसको साइन हो जाएगी, वो अपने फिर ईमेल बॉक्स में जैसे भी है वो देखेगा, और फिर वो उसको देख के तो पोस्ट करेगा। तो जब तक वो पार्क है उस वक्त तक आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको डिलीट करेंगे। अच्छा, जब ये डिलीट हो जाता है तो फिर क्या होता है? डिलीट का मतलब होता है नो मोर रिकॉर्ड इन सिस्टम। फिर वो सिस्टम में से उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। लेकिन रिवर्स के अंदर ऐसा नहीं होता। जब आप रिवर्स करते हैं तो क्या होता है? इट विल क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट विद आप कह लें कि विद रिवर्स, विद रिवर्स ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपने ये एक एंट्री की हुई है कि जैसे मिस्टर अली अहमद जो है और सैलरीज का हेड है, आपने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, आपने उसको कह दिया कि ये 100 रुपये से डेबिट है, और अली अहमद जो है वो आपने एंट्री की हुई है 100 रुपये से क्रेडिट। तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे, ये हो गया पोस्टेड। जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा कि ये जो मिस्टर अली अहमद है, ये डेबिट हो जाएगा 100 रुपये से, और आपका जो सैलरी का हेड है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो होगा क्या कि मिस्टर अली जो है यहाँ पे ये 100 से डेबिट है, और इधर जो है वो क्या हो गया? 100 से क्रेडिट हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया? आपस में इनका बैलेंस जो है ना वो जीरो हो गया। और इसी तरह ये जो सैलरीज का हेड है, ये यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में क्या हो रहा है? ये डेबिट हो रहा है, और इधर जो है वो 100 से क्या हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। तो ये भी क्या हो गया? आखिरकार ये डेबिट 100 से, ये क्रेडिट 100 से, तो बैलेंस इसका जीरो आ गया, और इसका भी बैलेंस जो है ना वो जीरो आ गया। तो ये सिस्टम में दोनों एंट्रियां पड़ी रहेंगी, ये जैसे भी ये पड़ी रहेंगी। इसका मतलब है कि अगर ये के आर डॉक्यूमेंट टाइप है इसकी, हमने इसको जब पोस्ट किया था तो के आर डॉक्यूमेंट टाइप खुद से चूज की थी। तो चूज करने से मुराद है कि देखें ना, अभी यहाँ पे ये एंट्री की ये जो स्क्रीन है, इसमें आप के पास ये सिस्टम में ऑप्शन है कि आप चाहें तो यहाँ पे के आर की बजाय फर्ज कर लें, मैं यहाँ से इसको के जेड ले लेता हूँ, तो सिस्टम उसने पोस्ट तो कर देना है, उसने कौन सा कहना है कि मैंने नहीं पोस्ट करना, अब वो के जेड में पोस्ट हो जाएगा। तो कहने का मकसद है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट टाइप आपने चूज की है, अपने हाथ से चूज की है, तो जब आप इस डॉक्यूमेंट को रिवर्स करेंगे तो रिवर्सल का बहुत आसान सा प्रोसीजर है कि फर्ज करें ये आपने चूज पोस्ट किया, तो डॉक्यूमेंट नंबर आ गया जी 19000001 आ गया। अब आपने इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स वाली स्क्रीन में जस्ट आपने ये डॉक्यूमेंट नंबर देना है, और फिजिकल ईयर देंगे, कंपनी कोड देंगे, और रिवर्स का बटन दबा देंगे। तो दबाएंगे तो ये वाला डॉक्यूमेंट जनरेट होगा खुद ब खुद। तो एसएपी ये कहता है कि भाई जब आप के आर डॉक्यूमेंट को रिवर्स करेंगे, तो उससे जो नया डॉक्यूमेंट जनरेट होगा उसका भी तो कोई डॉक्यूमेंट नंबर होना, वो डॉक्यूमेंट टाइप होनी चाहिए ना, क्योंकि उसको भी तो मैंने एक नंबर देना है। तो इसीलिए एसएपी ने कहा है कि भाई रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप भी आप यहाँ पे लिखें। अब आप यहाँ पे जब देखेंगे रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप के ए लिखी हुई है, अगर आप वापस जाएं जरा यहाँ पे के ए डॉक्यूमेंट टाइप को देखें कि उसको कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर रेंज जो है ना वो असाइन हुई हुई है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी कोई 19, 18, 17 या जो भी उससे मास्टर डाटा से रिलेट कर रही है वो डॉक्यूमेंट नंबर की रेंज जो है ना वो उसको असाइन हुई हुई होगी। वो देखते हैं
ये ऑथराइजेशन ग्रुप के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी, वो भी आप देख सकते हैं, वरना इसको आप कहीं प्रैक्टिकल करके देख लेंगे कि हर बंदे को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि मेरा ये वाला कंटेंट जो है ना ये सिर्फ के आर डॉक्यूमेंट टाइप को यूज़ करे, मेरा वो वाला जो है वो ना करे, इस तरह करके। तो ये देखें, ये के ए डॉक्यूमेंट टाइप है, वेंडर डॉक्यूमेंट जो रिवर्सल होगा। तो इसको अगर आप डबल क्लिक करके देखें तो इसको भी कोई ना कोई जो है वो डॉक्यूमेंट की नंबर रेंज असाइन हुई हुई है। वो क्या होती है कि वही जैसे हमने देखा कि के आर जब सेव होगा तो उससे जो डॉक्यूमेंट नंबर आएगा वो 17 होगा, 19 होगा। तो इसको जो है वो जो डॉक्यूमेंट है वो 17 होगा। इसका मतलब है कि अगर आप कभी डॉक्यूमेंट नंबर को देखें, रिपोर्ट चलाएं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट नंबर आए तो आपको 17 को देखते ही पता चल जाएगा कि यार ये मेरे सिस्टम के मुताबिक तो ये जो है ये कहीं रिवर्स हुई हुई डॉक्यूमेंट नंबर रेंज है। तो आप कर सकते हैं कि यार जितने भी डॉक्यूमेंट रिवर्स वाले हैं ना उनको नंबर रेंज डबल लाइन से शुरू कर लेते हैं, ताकि देखते ही हमें पता चल जाए कि ये जो डबल लाइन 00012 वाला डॉक्यूमेंट है ना ये तो है ही रिवर्सल। तो ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है कि आपने इसको कैसे रिवर्स करना है या कौन सी नंबर रेंज असाइन करनी है। इसके बाद देखें ये अकाउंट टाइप अलाउड, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, और देखिए इसके साथ चेक बॉक्स लगे हुए हैं, रेडियो बटन नहीं लगे हुए। रेडियो बटन और चेक बॉक्स के बारे में आपको बहुत क्लियर पता होगा कि जब आप चेक बॉक्स कर देते हैं इसका मतलब होता है कि आप मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं एसेट भी, पोस्ट हो, वेंडर भी, मटेरियल भी, जीएल भी। लेकिन अगर यहाँ पे रेडियो बटन बने हो, गोल वाले बटन हो, तो फिर आप इन सब में से एक ही चूज करेंगे, फिर आप सारे नहीं चूज कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर इन्होंने रेडियो बटन नहीं दिए हुए बल्कि चेक बॉक्स दे दिया। इसका मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट टाइप मल्टीपल अकाउंट टाइप के लिए हमें मदद दे सकती है। देखिए ये कौन से अकाउंट टाइप हैं, एसेट, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, जीएल। ये वही अकाउंट टाइप्स हैं जब हमने पीरियड ओपन एंड क्लोज की जो ट्रांजैक्शन चलाई थी ओपी 54, या जिसके अंदर हमने पीरियड ओपन एंड क्लोज किए थे कि इस वक्त हमारा कौन सा पीरियड ओपन होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए। तो उसमें भी हमने ये सारे हमने देखे थे कि हमें पता था कि कस्टमर के लिए क्या आता है डी, वेंडर के लिए के, मटेरियल के लिए एम, जीएल के लिए एस और एसेट के लिए ए। ये सेकेंडरी कॉस्ट जो है ये इन्होंने अभी इन्होंने कुछ मेरे ख्याल से शामिल किया है। अगर आप ओ बी 52 ट्रांजेक्शन कोड चलाएं और हमारा जो वेरिएंट था वो क्या था, वही 1302 वेरिएंट था। चलें वो देखते हैं वो आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप चाहें तो आप हर अकाउंट टाइप के लिए अलग अलग ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट टाइप खुद से भी बना सकते हैं। ये देखें, अगर ये 1302 लिखूं यहाँ पे, पोस्टिंग वेरिएंट जो है जिसमें हम पीरियड ओपन एंड क्लोज करते हैं, वो उसमें हमने तकरीबन में कैसे 2 साल के पीरियड हमने खोले थे। अच्छा, चले वो आ जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी एक डॉक्यूमेंट टाइप सिर्फ एसेट के लिए बना सकते हैं, सिर्फ वेंडर के लिए बना सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब आप इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं इस स्क्रीन के अंदर, तो आप ऊपर वेंडर दे रहे हैं और नीचे जीएल दे रहे हैं। इसका मतलब है कम अज कम आपकी ये वाली जो डॉक्यूमेंट टाइप है, के आर है या के जेड है, जो भी इस स्क्रीन के लिए आप यूज करते हैं, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो वेंडर को भी अलाउ कर रही हो और नीचे जीएल अकाउंट को भी अलाउ कर रही हो। ऐसा ना हो कि आप कहें यार वो मैंने तो अकाउंट पेएबल की स्क्रीन के अंदर ही एंट्री करनी थी, तो मैं क्यों ज़्यादा इतनी यहाँ पे चेक बॉक्सेस लूँ। तो फिर आप सिर्फ वेंडर को ले लें, जीएल अकाउंट को भी ना टिक करें। तो अगर जीएल अकाउंट को टिक नहीं करेंगे तो आप ये याद रखें कि वेंडर के अंदर भी एक जीएल जो होता है ना वो पोशीदा होता है, छुपा हुआ होता है। आवाज फट रही है। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर। अच्छा,
तो वेंडर के अंदर भी एक जीएल छुपा होता है जिसको हम कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट। इसलिए वेंडर को टिक करने के साथ साथ एटलीस्ट जीएल अकाउंट को टिक करना जरूरी है। बाकी ये मटेरियल और एसेट ऑप्शनल हैं, इतने ज्यादा ऑप्शनल नहीं हैं। अगर आपने मटेरियल को या एसेट को थोड़ा सा भी एक्टिवेट किया हुआ है तो आप ये याद रखें कि ये अगर नीचे जो लाइन आइटम के कॉलम है इसमें मैं अगर राइट साइड पे करूं, इसमें एसेट का कॉलम भी है और मेरे ख्याल से मटेरियल का तो मुझे पता है तो परचेज ऑर्डर या मटेरियल नंबर आ जाएगा कहीं ना कहीं। फंड, ग्राउंड, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, नेटवर्क, क्वांटिटी, एक्टिविटी, ये देखें ये मटेरियल का एक कॉलम आ गया। ये आप यहाँ पे मटेरियल नंबर डाल सकते हैं। ये अलग बात है कि ये डिस्प्ले मोड में है इस वक्त, ये अलग बहस है कि इसको हमने कहाँ से छेड़ना है। इसी तरह क्या पता यहाँ पे एसेट का भी होगा। तो अगर आपने इसी स्क्रीन के अंदर वो मटेरियल का नंबर भी डालना है तो फिर आपको इस डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर मटेरियल का जो चेक बॉक्स है उसको भी टिक करना पड़ेगा कि जी उसको भी एक्टिवेट करे वो सिस्टम। अच्छा ये वाली स्क्रीन देखे ना, जो मैं बात कर रहा था कि जब हमने पीरियड ओपन एंड क्लोज किए थे तो ये जो पहला कॉलम आ रहा है ये ए डी के एम एस, ये वही अकाउंट टाइप हैं जो उन्होंने वहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें राइट साइड पे तो हमने पीरियड जो है वो पहला पीरियड 2022 से लेकर 12वां पीरियड 2024 तक के ओपन किए हुए हैं। स्पेशल पीरियड हम नहीं खोले जो 13, 14, 15 हो, अगर वो चाहें तो ये इधर फ्रॉम है टू इंटरवल में उसको अलहदा से भी खोल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ये वाली अकाउंट टाइप जो है ना ए डी के एम एस, ये वही वाली टाइप है जो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर जो है ना वो चूज की हुई है यहाँ पे। तो ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर एक और चीज याद रखें कि अभी हमने बात की थी कि जो हमारी इनवॉइस की स्क्रीन है इसके अंदर, अच्छा हमारी जो इनवॉइस की स्क्रीन है उसके अंदर एक तो ये रेफरेंस की फील्ड है और एक हमने ये ऊपर डिटेल के अंदर जाके डॉक्यूमेंट हेडर की फील्ड को भी देखा था। ये जो दो फील्ड्स हैं इनके स्टेटस को कौन कंट्रोल करता है, ये यहाँ से लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंट्री, रेफरेंस नंबर एंड डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे पीछे जाता हूँ और के आर डॉक्यूमेंट टाइप को चूज करूँ, सिस्टम जो है ना वो लगता है डेड स्लो है, चूज करके और उसमें मैं ये देखिए के आर डॉक्यूमेंट टाइप में आया, इसको डबल क्लिक किया और इसको तो हम स्टॉप ही कर देंगे। चलिए अभी ये आ गया। अच्छा अब मैं के आर डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर फर्ज करें मैं रेफरेंस की फील्ड को मैंडेटरी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब भी डाटा इंटर करें तो रेफरेंस के अंदर तो जरूर एंटर करें। इसको मैंने टिक कर दिया, लिखा हुआ है रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट एंट्री रेफरेंस नंबर एंड डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट। आप जिस फील्ड को चाहें तो दोनों को मैंडेटरी कर दें, अगर चाहें तो एक को मैंडेटरी कर दें। हेडर के अंदर जो दो इनपुट फील्ड है, इनपुट से मुराद है कि फ्रीली डिफाइनेबल है, आप उसके अंदर कुछ भी जो है ना वो एंटर कर सकते हैं। वो सारी फील्ड जो है उनके स्टेटस को कंट्रोल करने, हाइड नहीं कर सकते आप, डिस्प्ले नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं या रिक्वायर्ड कर सकते हैं या रिक्वायर्ड नहीं कर सकते। मीन्स कि जब नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो दो स्टेटस हैं जो हम अक्सर बात करते हैं कि हर फील्ड का जो स्टेटस है वो दो नहीं होते बल्कि चार होते हैं। एक उसके अलावा जो है हाइड और डिस्प्ले जो है वो नहीं आप कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं या मैंडेटरी कर सकते हैं या उसको ऑप्शनल कर सकते हैं। तो अगर टिक कर देंगे तो वो मैंडेटरी, अगर नहीं टिक करेंगे तो वो ऑप्शनल हो जाएंगे। अब हम यहाँ से दोबारा स्लैश एन एफ बी सिक्स लो,
इससे ये दो, अच्छा हेडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो फील्ड के स्टेटस को ही कंट्रोल करता है, इससे ज्यादा को नहीं कर सकता। अच्छा देखें, अगर आप, हम दूसरा सिस्टम देख लेते हैं क्योंकि ये तो बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा जी, FB60, बल्कि हम पहले SPR ओपन करेंगे, SIMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, डॉक्यूमेंट टाइप, डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप, और KR के अंदर हम फर्स्ट कर लेंगे रेफरेंस और डॉक्यूमेंट हेडर दोनों को ही चलेंगे, मैंडेटरी कर लेते हैं। अच्छा, ये सही हुआ कि नहीं हुआ, ये अभी उधर ही है। नया सेशन किया हम, एफ FB60 में जाके हम कंपनी कोड ले लेते हैं जनाब, 1710 ले लेते हैं, जो यानी कि ज्यादा सही है। आप देखें, जब मैं इसके अंदर ये वेंडर कोई डालता हूँ 1710 का, कोई भी वेंडर डाल लिया, आज की डेट थी, अभी हमने क्या किया हुआ था, दोनों फील्ड्स को मैंडेटरी किया हुआ था। अभी ये देखें सिस्टम क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप KR एन एंट्री इज रिक्वायर्ड इन फील्ड रेफरेंस नंबर। वो कह रहा है रेफरेंस नंबर के अंदर कुछ वैल्यू डालें क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। चलें ठीक है जी, मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, फॉर डॉक्यूमेंट टाइप KR एन एंट्री इज रिक्वायर्ड इन फील्ड डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट। उसने खुद ही तीसरी टैब डिटेल के अंदर जाके ये वाली फील्ड खोल दी, कहता है इसके अंदर भी डालें। अब जो है ना वो मुझे जो है ना बाकी सारा जो है ना डॉक्यूमेंट जो एंटर करने देगा। अगर मैं इसके अंदर से जूं ही मैं कोई वैल्यू हटाता हूँ, खाली करता हूँ, तो वो कहेगा नहीं भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ डालें। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या जो है ना कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी है, कि आप किसी भी फील्ड को मैंडेटरी करना चाहे, दो फील्ड में से किसी को मैंडेटरी करना चाहते हैं या ऑप्शनल रखना चाहते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर, ये तो हमें पता चल गया कि जी ये आप KR को सारी के लिए, किसी एक के लिए, किसी दो के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम रिस्टोर कर दिए दोबारा। अच्छा ये देखें, इस राइट साइड पे कुछ और कंट्रोल डाटा भी है, नेट डॉक्यूमेंट टाइप, नेगेटिव पोस्टिंग परमिटेड, इंटर कंपनी का मतलब है कि क्रॉस कंपनी कोड पोस्टिंग जो है, एक कंपनी कोड से दूसरी कंपनी कोड के लिए भी आप इसको अलाउ कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट टाइप फॉर फॉरेन करेंसी डॉक्यूमेंट, अगर आप M लिख देंगे तो भी ठीक है, ना लिखें तो सिस्टम खुद ब खुद जो है वो कहीं ना कहीं से वैल्यूएशन पर्पस के लिए आप यूज़ कर लेते हैं। ये जॉइंट वेंचर, ये एक अलहदा कोई एडवांस फीचर है SFP का, ये उसके लिए होता है, फिर उसके वक्त इसकी पोस्टिंग कीज जो है वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप का जो है ना ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, अकाउंट टाइप, नंबर रेंज। वो जैसे वो कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट टाइप का क्या फ़ायदा है, भाई डॉक्यूमेंट टाइप का ये फ़ायदा है, एक फ़ायदा ये है कि एक तो ये नंबर रेंज को कंट्रोल करता है और अकाउंट टाइप्स को कंट्रोल करता है, और दो फील्ड जो है उसके स्टेटस को कंट्रोल करता है। ये इसके तीन बड़े फायदे हैं। बाकी कंट्रोल डाटा के अंदर कुछ ये कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये नेगेटिव पोस्टिंग परमिटेड और ये नेगेटिव पोस्टिंग परमिटेड जो है ना ये रिवर्सल के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कि वो रिवर्सल के अंदर नया डॉक्यूमेंट जनरेट करेगी या उसी के अंदर ही उस नए डॉक्यूमेंट जो रिवर्स हो रहा है उसके अंदर इसको एडजस्ट करेगी। बहरहाल, दूसरी जो हमने बात की कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट की ये जो स्क्रीन है, इसके जो नीचे वाले हिस्से में है वो क्या चीज़ है जो कंट्रोल कर रही है, वो हमने कहा कि इस डेबिट और क्रेडिट के पीछे एक छुपी हुई चीज़ है जिसको हम कहते हैं पोस्टिंग की। तो वो हम देखते हैं।
डॉक्यूमेंट टाइप को बंद करेंगे, ये डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट टाइप थी और ये है डिफाइन पोस्टिंग कीज। इसके अंदर आप देखें, अभी हमने ये देख लिया कि ये जो हमारी डॉक्यूमेंट टाइप है, इसके हमें तीन जो है ना वो हमें फायदे पता चल गए। तो इसके हमें तीन फायदे पता चल गए। एक तो यह कि कंट्रोल क्या करता है, द नंबर रेंज, कंट्रोल द अकाउंट टाइप्स, परमिटेड, और तीसरा उसका फायदा है कि कंट्रोल द फील्ड स्टेटस ऑफ, एक रेफरेंस है और दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट है। ये इसके डॉक्यूमेंट टाइप के हमें तीन फायदे पता चल गए। अब हमने ये देखना है कि डॉक्यूमेंट लाइन आइटम को जो चीज कंट्रोल कर रही है वो क्या है, वो है पोस्टिंग कीज। पोस्टिंग कीज जो है वो क्या होती हैं, किस चीज के पीछे हिडन होती हैं, बिहाइंड द डेबिट एंड क्रेडिट। वो डेबिट और क्रेडिट के पीछे जो है वो जुड़ी हुई होती है। अब हम देखते हैं कि वो कैसे है। अच्छा, पोस्टिंग की जो है ना, ये याद रखें, ये नॉर्मली जो है ना वो न्यूमेरिक है, लेकिन अगर आप चाहें तो अल्फा न्यूमेरिक भी बना सकते हैं, जैसे ये किसी ने बनाई हुई है 0A, 0B, 0C, 0X, 0Y एंड सो ऑन। लेकिन लेंथ इसकी दो करेक्टर ही है, अल्फा भी हो सकती है न्यूमेरिक भी, और अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है। ये अब आपकी अपनी मर्जी है कि ये जिस तरह की चाहें आप बना लें। डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर जो थी, डॉक्यूमेंट अकाउंट्स की टाइप जो है वो चेक बॉक्सेस के साथ थी। अगर मैं कोई एक डॉक्यूमेंट पोस्टिंग की को खोलूँ आपके पास, जैसे कि वो एक मशहूर है, 40-50 भी है, 31 भी देख लेते हैं, वो क्या है, 31 को खोल लेते हैं। ये इसको डबल क्लिक करें अगर आप, अब आप ये देखें, एक तो ये है कि ये डेबिट को या क्रेडिट को कंट्रोल करेगी। आपकी कोई भी पोस्टिंग की वो या डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, क्योंकि यहाँ पे रेडियो बटन है। अगर मैं डेबिट को सिलेक्ट करता हूँ तो क्रेडिट खत्म हो जाता है, क्रेडिट को सिलेक्ट करता हूँ तो डेबिट खत्म हो सकता है। इसका मतलब है कि आपकी पोस्टिंग की या डेबिट होती है या क्रेडिट होती है। एक चीज, एक उसका फायदा हो गया कि इट कंट्रोल्स द डेबिट और क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट की, डेबिट और क्रेडिट इंडिकेटर ऑफ डॉक्यूमेंट लाइन आइटम। दूसरा इसका क्या फायदा है कि वो जो अकाउंट टाइप है उसमें से किसी एक के लिए जो है ये बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें रेडियो बटन बने हुए हैं। अगर मैं इसको कस्टमर के लिए सिलेक्ट करता हूँ तो वेंडर के लिए खत्म हो जाएगा, अगर मैं इसको जीएल के लिए सिलेक्ट करता हूँ तो कस्टमर के लिए खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इट इज प्रपोज्ड ओनली फॉर वन अकाउंट टाइप अमंग द 5 टोटल ऑफ अकाउंट टाइप। यहाँ पे वो उन्होंने सेकेंडरी टाइप नहीं रखी हुई, 5 ही दी हुई है। इसका ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा जो है वो सेज रेटेड सी, इसको तो छोड़ देंगे, कोई खास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे रिवर्सल पोस्टिंग की आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं और बेहतर है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट टाइप रिवर्स होता है तो उससे के भी अंदर आप असाइन करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसका लाइन आइटम भी तो रिवर्स होगा। तो जब लाइन आइटम रिवर्स होगा तो उससे जो नई लाइन जनरेट होगी उसके लिए कौन सी पोस्टिंग की होनी चाहिए वो यहाँ पे आप प्रपोज करेंगे। अगर नहीं प्रपोज करते तो सिस्टम यही वाली पोस्टिंग की उसको असाइन कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो वहां पे ब्लैंक होके बैठ जाता है। नहीं करेंगे तो वो ओरिजिनली असाइन कर देगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपका हर डॉक्यूमेंट टाइप, हर रिवर्सल डॉक्यूमेंट जो है यूनिकली अलहदा से कहीं डिफाइंड हो रहा हो, वो देखते ही पता चल जाए, तो आप नई पोस्टिंग कीज बना के कोई डबल लाइन बना लें, कोई ऐसी जो भी है वो बना के तो रिवर्सल के अंदर डाल दें। तो वो वाली फिर उससे आप वो बाद में अगर आप वो इन डेप्थ रिपोर्टिंग में जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये रिवर्सल के ऊपर अलहदा से यूनिक चीज़ें साइन करने का कितना फ़ायदा है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है जीएल की डॉक्यूमेंट टाइप जो है ये 50 जो है, ये 40 जो है, ये 40 डेबिट एंट्री है, 50 क्रेडिट एंट्री है, 150 1 बजे चले जाना ना, या 110। अच्छा,
ये डेबिट एंट्री है जीएल की, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। हमने अभी इसके दो फायदे पढ़े। एक पोस्टिंग के का फायदा ये है कि इट कंट्रोल द डेबिट और क्रेडिट इंडिकेटर, इट कंट्रोल द अकाउंट टाइप, और दूसरा इसका ये फायदा है कि अभी ये देखें जो इतनी बड़ी ये फील्ड्स हैं आगे पड़ी हुई, ये देखें ये कितनी ज्यादा बेताशा फील्ड है, ये अच्छी खासी है। अभी ये कुछ नजर आ रही है, कुछ कहीं हो सकता है कहीं गायब भी हुई हो। तो इनके फील्ड के स्टेटस को कौन कंट्रोल करेगा? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार जब भी मैं यहाँ पे जीएल डालूं, तो जीएल जब डेबिट हो रहा हो तो उस वक्त जो है ना ये प्रॉफिट सेंटर की फील्ड जो है ना ये डिस्प्ले मोड में चली जाए। तो लाइन आइटम के फील्ड के स्टेटस को कौन कंट्रोल करता है? पहली बात है कि उसको कंट्रोल करती है आपकी पोस्टिंग की। वो कैसे? ये ऊपर एक बटन आ रहा है मेंटेन फील्ड स्टेटस। मैं चाहता हूं कि जब मेरा जीएल, क्योंकि ये जीएल के लिए, सॉरी ये जीएल अकाउंट के लिए है, 40 जो है ये जीएल अकाउंट के लिए है, तो मेरा जब भी जीएल डेबिट हो तो मैं चाहता हूं कि फील्ड स्टेटस के अंदर जाके प्रॉफिट सेंटर की फील्ड को डिस्प्ले में कर दूं। देखते हैं प्रॉफिट सेंटर कहाँ पे है, जनरल डाटा के अंदर है, नहीं है। सीओ प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट फंड सेंटर, ओ ये है प्रॉफिट सेंटर। अभी ऑप्शनल है ना, मैं चाहता हूँ कि सुप्रेस हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। ये मैंने कर दी। ओके, अब मैं जरा ये वाली बात देखता हूँ कि ये मेरी बात किस हद तक सही है। दोबारा हम वही काम /NFP60, यहाँ पे मैं कोई एक जीएल लेता हूँ। Posting are only possible in currency। अच्छा जी, वो कह रहा है इधर INR डालें। यहाँ पे INR डाल, यहाँ पे ये GL लिया। अब देखते हैं कि क्या प्रॉफिट सेंटर की फील्ड हमारी डिस्प्ले मोड में आई है कि नहीं। तो ये देखें प्रॉफिट सेंटर की फील्ड हमारी क्या होगी, डिस्प्ले मोड में आ गई। अच्छा, अब मैं यहाँ से उसको नहीं, बल्कि नहीं प्रॉफिट सेंटर के नहीं, बल्कि हम कहते हैं ऐसी कोई और फील्ड देख लेते हैं जो कि पहले की डिस्प्ले मोड में ना हो और उसको हम करें। ये तो चलेंगे, हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारी टेक्स्ट की फील्ड है ये वाली, इसको हम डिस्प्ले मोड में लेके आते हैं। अभी ये तो ऑप्शनल है ना, इसको हम डिस्प्ले मोड में लाते हैं। तो फील्ड स्टेटस में जाते हैं और इसको वापस ही ऑप्शन कर देते हैं। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आ रहा है, इसको हम सप्रेस कर देते हैं। दोबारा एंट्री करेंगे /NFP60, ओहो स्लैश डालेंगे। अब जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखते हैं कि क्या टेक्स्ट की फील्ड जो है वो हमारी डिस्प्ले मोड में आई है कि नहीं। तो ये देखें मेरी टेक्स्ट की फील्ड जो है ये भी अब डिस्प्ले मोड में आ गई, जो कि पहले नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि मैंने तो सिर्फ टेक्स्ट की फील्ड को ही डिस्प्ले मोड में किया है, तो ये जो बाकी इतनी ज्यादा फील्ड हैं, हालांकि मैंने प्रॉफिट सेंटर को तो अब देखे ऑप्शनल कर दिया था आपके सामने, लेकिन अब
अच्छा ये अभी ऑप्शनल हो गया, लेकिन ये बाकी को तो मैंने नहीं किया डिस्प्ले मोड में, और वहाँ पे वो डिस्प्ले मोड में थी भी नहीं। जैसे ये पार्टनर प्रॉफिट सेंटर है, और इसी तरह ये देखें, ये प्लांट है, सेल्स ऑर्डर्स हैं, या कॉस्ट सेंटर की फील्ड को तो मैंने, देखते हैं कि क्या कॉस्ट सेंटर की फील्ड जो है एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट में, ये देख के कॉस्ट सेंटर की फील्ड ये वाली जो है, ये तो यहाँ पे ऑप्शनल आ रही है। तो ये यहाँ पे मैंडेटरी जो है ये क्यों, और डिस्प्ले मोड में क्यों है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड्स इन लाइन आइटम है, फील्ड्स इन लाइन आइटम ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में कुछ भी हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकता है, अकाउंट्स पेएबल भी हो सकता है, और जीएल एंट्रीज भी हो सकती है, कैन बी कंट्रोल फ्रॉम टू वेज। अच्छा ये हम थोड़ा सा एक लम्हे के लिए इसको पेंडिंग करते हैं, हम ये देख लें कि पोस्टिंग की के फिर हमारे क्या फायदे हो गए। तो इसके भी हमारे 3 फायदे आ गए, 1 2 3। एक तो ये है कि ये कंट्रोल करती है पोस्टिंग की, इट कंट्रोल डेबिट और क्रेडिट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, इट कंट्रोल ओनली वन टाइप ऑफ अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट की टाइप को करेगी, खा वो वेंडर हो, कस्टमर हो, जीएल हो, मटेरियल हो, एसेट हो, किसी एक के लिए वो कराई जाएगी। और इट कंट्रोल्स द फील्ड स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट लाइन आइटम, ये डॉक्यूमेंट के जो लाइन आइटम है उनके फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल करती है। डॉक्यूमेंट हेडर जो है उसके भी 3 फायदे हैं, लेकिन वो इससे मुख्तलिफ है, वो और तरह के हैं। ये जो है पोस्टिंग की जो है, जो लाइन आइटम्स के अंदर आती है, ये जो है इसके भी 3 फायदे हैं, लेकिन ये और तरह के। तो ये हमें जो है ना, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि जो लाइन आइटम है उनकी फील्ड जो है उनको 2 तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 1 जो है वो कहाँ से होती हैं, इट कंट्रोल्स फ्रॉम पोस्टिंग कीज, अभी हमने जो बात की है, और इट कंट्रोल्स फ्रॉम, कहाँ से कंट्रोल होती हैं, फील्ड स्टेटस ग्रुप, दैट एक फील्ड स्टेटस ग्रुप है वहां से कंट्रोल होती है। और वो फील्ड स्टेटस ग्रुप कहाँ पे है, दैट इज असाइंड टू जीएल्स कंपनी कोड सेगमेंट। वो जीएल का जो कंपनी कोड सेगमेंट है उसके अंदर जो फील्ड स्टेटस है वहां पे वो असाइन होता है। सो इसको भी हम मिनिमाइज करते हैं, बल्कि ये हम इसको फिलहाल लॉग ऑफ ही कर देते हैं। अभी देख लेते हैं कि ये तेजी से चल रहा है या नहीं। अच्छा अब अगर आप ये देखें, आप FS00 के अंदर आकर आप आए और आपकी ये जो कंपनी के जो जीएल बने हुए हैं, हमें इसके ऊपर बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हर जीएल के 2 हिस्से होते हैं, एक चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट है, एक कंपनी कोड सेगमेंट है। तो कोई भी एक जीएल को देखते हैं, ये देखें ये सैलरी का जीएल है, तो इसके ये जो 2 टैब्स हैं, कंट्रोल डाटा और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। तो क्रिएट बैंक इंटरेस्ट के अंदर अगर आप ये देखें तो यहाँ पे एक फील्ड स्टेटस ग्रुप असाइन हुआ है। तो ये जो है G001, या जो अगर आप इसको F4 करेंगे तो और भी बहुत ज्यादा आपको ये नजर आएंगे। ये कितने ज्यादा है, ये टोटल कितनी है, नीचे का, अच्छा नीचे आ रहा है 51 एंट्रीज, 51 एंट्रीज जो है ना वो पड़ी हैं।
तो ये सारे के सारे फील्ड के स्टेटस का क्या फायदा है कि ये भी फील्ड, वो सारी फील्ड जो FB50 FB60 जो है, ये वाली जो फील्ड है, इनके स्टेटस को भी कंट्रोल करता है। अब देखें, एक फील्ड है, असाइनमेंट की फील्ड है, टेक्स्ट की फील्ड है, इसके फील्ड के स्टेटस को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक वो जो इस डेबिट और क्रेडिट के पीछे है, और एक वो जो यहाँ पे GL लिखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे एक GL लिख दिया E1001, तो E1001 ये जो मेरा GL है, इसका जो फील्ड का स्टेटस है, ये भी एक फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल कर रहा है, और इसके पीछे जो पोस्टिंग कीज है, यहाँ पे 40 है या 50 है या जो भी है, वो भी जो है वो एक फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल कर रही है। तो अब इसका मतलब हुआ कि वो जो हमने एक दफा बात की थी कि जो फील्ड की जो स्टेटस हैं, उनकी वो प्रायोरिटीज जो हैं, वो हमें अपने ज़हन में रखनी पड़ेंगी। वो क्या है खालिद साहब, आपको याद होगा यकीनन, फील्ड स्टेटस की प्रायोरिटीज क्या है? खालिद साहब, आवाज आ रही मेरी आपको? जी जी सर, आ रही है। बताएं जरा, फील्ड स्टेटस की क्या प्रायोरिटीज हैं? कहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं? मैंने लिखी तो थी, मुझे याद है। हाँ, ये फील्ड के स्टेटस की प्रायोरिटीज हमने लिखी थी कि जब भी कोई फील्ड का स्टेटस आएगा, तो उसके अगर मल्टीपल जगह से फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल किया जाएगा, तो उस सूरत में क्या होगा? आपने इसकी प्रायोरिटीज को ज़हन में रखना है। हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो किसकी है? हाइड की, फिर डिस्प्ले की, फिर रिक्वायर्ड की, फिर ऑप्शनल की। तो अब अगर एक फील्ड जो है टेक्स्ट है, टेक्स्ट की फील्ड, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि टेक्स्ट की जो फील्ड है, ठीक है, ये जो फील्ड है, इसको अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं दो जगह से, एक कौन सी जगह है आपकी? पोस्टिंग की, ये, और एक जो है वो आप एक और जगह से कंट्रोल कर रहे हैं, और वो हम कह रहे हैं कि वो फील्ड स्टेटस ग्रुप है। दो जगह हो, ठीक हो गया? यहां से जो है आप कहते हैं कि मेरी जो टेक्स्ट की जो फील्ड है वो क्या बन जाए? वो आप कहते हैं कि नहीं, मेरी टेक्स्ट की फील्ड जो है ना, उसका स्टेटस जो है वो बन जाए ऑप्शनल या रिक्वायर्ड हो जाए। चलें, नहीं, रिक्वायर्ड कर देते हैं। और यहाँ से जो है वो आप पोस्टिंग की जो सेटिंग है फील्ड की, उसके अंदर से जो आप कहते हैं कि जो मेरा जो पोस्टिंग की जो टेक्स्ट की जो फील्ड है, वो क्या हो जाए? वो हो जाए डिस्प्ले। अब आपने फील्ड तो एक ही है ना, आपकी टेक्स्ट की फील्ड है, लेकिन आपने उसको दो जगह से जो है ना वो कंट्रोल कर लिया। एक जो है वो आपने किया फील्ड स्टेटस ग्रुप से, और वहां पे आपने उसका स्टेटस सेट कर दिया रिक्वायर्ड, और पोस्टिंग की से आपने उसका सेलेक्ट कर दिया डिस्प्ले। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो हमने अपने ज़हन में रखनी है, वो क्या है? हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो डिस्प्ले की है, हाइड के बाद, और उसके बाद जो है ना वो हमने रिक्वायर्ड या ऑप्शनल की रखनी है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? जो डिस्प्ले है, हाइड, डिस्प्ले, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। हाइड प्रायोरिटी पहले है, फिर डिस्प्ले, फिर रिक्वायर्ड, फिर ऑप्शनल। इस स्क्रीन में हाइड तो हो नहीं सकती, बाकी डिस्प्ले, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले नंबर पे ये 2, 3 और 4। तो अगर डिस्प्ले भी आपने सेट किया हुआ है, रिक्वायर्ड भी सेट किया हुआ है, तो क्या सिस्टम माना ही जाएगा? सिस्टम कहेगा भाई मैं डिस्प्ले करूंगा उस फील्ड को, मैं उसको रिक्वायर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड जो है ना वो उसके बाद उसकी जो है ना वो ऑप्शन आएगी। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये देखें, अगर आप इस
को हम E1001 है, तो इसका जो G001 पोस्टिंग की असाइन हुई है किसके अंदर है, ये 1001 के अंदर से। अच्छा जी, ओके, हम जाते हैं SPRO में, ये आगे SPRO में, और S&P रेफरेंस IMG में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ग्लोबल सेटिंग और लेजर्स, ये फील्ड्स और डिफाइंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट, इसी में हम आए तो हमें पता है कि जो हमारा वेरिएंट है वो है 1101। ये इसके अंदर जाके ये लेफ्ट साइड पे फील्ड स्टेटस ग्रुप में अगर हम आए तो ये G001 है, इसको आप सेलेक्ट करके अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो हमने क्या करना है, इसके अंदर जाके फील्ड स्टेटस ग्रुप के अंदर जाके टेक्स्ट की फील्ड को मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। इसके अंदर मैं देखता हूँ कि टेक्स्ट की फील्ड जो है, ये देखें ये टेक्स्ट की फील्ड है, इसको मैं अभी रिक्वायर्ड करता हूँ, सॉरी ये रिक्वायर्ड करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। अभी मैंने एक फील्ड का स्टेटस सेलेक्ट किया है। अभी हम जरा देख लेते हैं कि ये वाली बात मेरी ठीक हुई है कि नहीं। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ /NFB60 और यहाँ पे ये किया और यहाँ पे ये किया। अभी ये देखें कि आप टेक्स्ट की फील्ड जो है वो ऑप्शनल है, अभी वो नहीं कह रहा कि इसके अंदर कुछ वैल्यू एंटर करें। जब मैं यहाँ पे E1001 लिखूंगा और जो ही एंटर करता हूं तो देखें वो क्या एरर दे रहा है, एन एंट्री इज रिक्वायर्ड। आपने इसको रिक्वायर्ड कर दिया ये टेक्स्ट के अंदर। जब तक मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा नहीं वो जाने नहीं देगा। अब मैं इसका एक दूसरा स्टेटस सेट करता हूं, जो कि मैंने इसको कहाँ पे सेट करना है, दूसरा मेरा स्टेटस मैंने इसको सेट करना है पोस्टिंग की के अंदर जाके मैं इसको डिस्प्ले का जो है ना वो स्टेटस देता हूँ। देखते हैं कि फिर जो है वो प्रायोरिटी क्या रहती है। अभी मैं ये वाला स्टेटस उसी तरह ही है। पोस्टिंग की के लिए मैंने कहाँ पे जाना है, ग्लोबल पैरामीटर के अंदर, नहीं सॉरी ग्लोबल नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग डॉक्यूमेंट और पोस्टिंग कीज और डेबिट है तो GL डेबिट हो रहा है, वो पोस्टिंग की जो है वो 40 है। ये मुझे वैसे ज़बानी याद है, आप भी इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये GL अकाउंट है, ये डेबिट है। इसके फील्ड के स्टेटस में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाके जनरल डाटा के अंदर जाके ये टेक्स्ट की फील्ड को मैं सुप्रेस कर देता हूँ, यानी कि डिस्प्ले मोड में कर देता हूँ। सेव कर दी। अब मैं दोबारा यही वाला जो है ना इसको एग्जीक्यूट करता हूँ /NFB60 ये हमने दोनों मैंडेटरी किए। अभी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी टेक्स्ट की फील्ड है इस वक्त, इसको भी छोटा कर दें, टेक्स्ट की जो फील्ड है वो ऑप्शनल बनी हुई है। अभी ये देखें अभी ये डिस्प्ले मोड में नहीं है, अभी मैं इसके अंदर कुछ एंटर कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे E1001 लिख के एंटर करूंगा तो रूल्स फॉर पोस्टिंग की 40 एंड अकाउंट असाइनमेंट इनकरेक्टली। अच्छा वो कहता है कि ये जो रूल है आपका है, ये जो एरर है ये अब आपने याद रखना है। वो कहता है कि डिस्प्ले और रिक्वायर्ड ये आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के उल्ट हैं। एक जगह पे आप कह रहे हैं कि डिस्प्ले मोड में हो जाओ कि कोई तुम्हें छेड़ ना सके, एक है कि आप उसको कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड हो जाओ कि लाजमी इंटर करे, तो कहते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट आएगा, ये काम नहीं कर सकते आप। आपने कभी भी ये दो स्टेटस इकट्ठे नहीं करने के, एक जगह से डिस्प्ले करें और एक जगह से कुछ और करें। हाँ आप डिस्प्ले के साथ या रिक्वायर्ड के साथ आप ऑप्शनल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड के साथ आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको ऑप्शनल कर दूंगा तो वो फिर उसका स्टेटस लो हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली वो फिर ऑप्शनल को अडॉप्ट नहीं करेगा, वो तो पहले का ही ऑप्शनल था, तो वो रिक्वायर्ड को ही जो है ना वो अडॉप्ट करेगा।